हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो आप लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा पैस्टोरलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पैस्टोरलिज्म के बारे में, यानी कि नोमैडिज्म के बारे में। ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, किसके साथ? अपने भेड़ के साथ, अपनी बकरियों के साथ, यानी कि अपने कैटल्स के साथ, या फिर उनके कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, फिर ऊंट होता है। तो अपने अपने कैटल्स के साथ लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये हम पहले भी देखकर आ चुके हैं कि नोमैडिज्म मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले के चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है। तो नोमैडिज्म मतलब ऐसे लोग जिनका कोई एकदम सेटल नहीं होते, जिनका कोई एकदम फिक्स घर नहीं होता है, ठीक है। वो मान लीजिए कि गर्मियों में कहीं और रहेंगे अपनी कैटल्स के साथ, फिर सर्दियों में कहीं और रहेंगे, फिर बारिश में कहीं और रहेंगे, ठीक है। तो यानी अपने यहाँ पर अपने कैटल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। जहाँ उनको अच्छा पास्चर मिल जाएगा, जहाँ उसको अच्छा चारा मिल जाएगा अपनी कैटल्स के लिए, वहीं वो रुक जाएंगे। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पैस्टोरलिस्ट बोलते हैं। तो पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं वो अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हो घूम रहे होते हैं, यानी कि वो अनसेटल्ड होते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या है? अनसेटल्ड है, क्योंकि वो उनका कोई एक स्थायी घर नहीं है जहाँ वो परमानेंटली रह सकें, ठीक है। तो इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अनसेटल्ड बोलते हैं। और ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जिनको आप आज भी देखेंगे कि वो अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम नोमैड पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स वाले एरिया पर ही होता है, प्लेन एरियाज पर होता है, या फिर सिर्फ प्लेटो वाले एरिया पे होता है, या फिर माउंटेन के एरिया पे होता है। हर जगह होता है। बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ माउंटेन्स पे अपना सब कुछ करते हैं, ऊपर नीचे माउंटेन में करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्लेन्स में ही अपनी कैटल्स को लेकर के घूमते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेजर्ट में ही घूमते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्लेटो में घूमते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर पढ़ना है इन द माउंटेन्स, यानी कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो माउंटेन में कैसे उनका जीवन है, और माउंटेन में ऐसी कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जो कि माउंटेन में अपने कैटल्स को लेकर के आगे पीछे घूमती रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शिप। जो गुज्जर बकरवाल है ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि क्या है? नोमैडिक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी कैटल्स को लेकर के घूमती रहती है। ये कहाँ की कम्युनिटी है, कहाँ की ट्राइब हम बोल सकते हैं? वो जम्मू और कश्मीर की ट्राइब है। तो ये ग्रेट हर्डर्स किसके हैं? गोट के हैं और शीप के हैं, मतलब कि बकरियों के हैं और साथ में भेड़ के हैं, ठीक है। तो इन दोनों के क्या है? हर्डर है, बहुत ही बढ़िया हर्डर है, जिनका नाम यहाँ पे आपको गिवन है। उनको क्या बोलते हैं? गुज्जर बकरवाल बोलते हैं। तो यानी कि उस कम्युनिटी का, उस पर्टिकुलर ट्राइब का नाम क्या है? गुज्जर बकरवाल। उसके बाद है many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animal। यानी कि 19th century में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे in search of pasture, यानी कि चारा। pasture मतलब क्या होता है? चारा। तो चारे की खोज में अपने एनिमल्स के लिए इनको चारा चाहिए होता था, उसकी खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन विंटर अब क्या होता है? अलग अलग सीजन है। तो ठंडियों में क्या होता है? इन विंटर when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of the Shivalik range। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ पे क्या होता है? अगर ये आपके पहाड़ है तो ठंडियों के टाइम पे क्या होता है? ऊपर एकदम स्नो जमी हुई होती है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ स्नो स्नो स्नो, यानी कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है पहाड़ों के ऊपर वाला जो एरिया होता है। तब ये जो गुज्जर बकरवाल हैं ये क्या करते हैं? ये लोग अपनी कैटल्स को ले करके, अपनी जो हर्ड्स हैं उनको ले करके कहाँ पर आ जाते हैं? नीचे वाली रेंज पर आ जाते हैं। हमने पढ़ रखा है जो हिमालय है उसकी सबसे लो वाली रेंज क्या है? सबसे लो वाली रेंज को हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है। तो वहां की रेंज जो होती है, यानी कि माउंटेन के बिल्कुल नीचे वाली रेंज पर ये लोग आ जाते हैं, शिवालिक रेंज, क्योंकि वहां पर उतनी स्नो नहीं रहती है। ऊपर वाले टॉप पे तो पूरा स्नो स्नो ही भरा रहेगा ठंडियों में, लेकिन नीचे वाली जो रेंज रहेगी, शिवालिक वाली जो रेंज रहेगी, वहां पर इतना स्नो नहीं रहेगा, वहां पर इतनी बर्फ नहीं रहेगी। तो इन लोगों को अच्छा पास्चर मिलेगा, अच्छा चारा मिलेगा अपनी कैटल्स के लिए, अपने हर्ड्स के लिए, अपनी गोट्स और शिप्स के लिए इनको अच्छा पास्चर मिलेगा। गुज्जर बकरवाल देखिए ऐसे ही कुछ अपना एक जगह से दूसरी जगह
घूमते रहते हैं। तो ठंडियों में कहाँ रहते हैं? शिवालिक रेंज में रहते हैं, यानी कि माउंटेन के सबसे नीचे वाले एरिया में रहते हैं ये ठंडियों में। बाय द एंड ऑफ अप्रैल, यानी कि जैसे गर्मी आने वाली होती है, गर्मी शुरू होने वाली होती है, तब ये क्या करते हैं? तब ये ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना कि ऊपर ठंडियों में खूब बर्फ है, बर्फ है, बर्फ है, तो वहां पर उतने टाइम तक तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन जब वो बर्फ हट जाएगी, जब वो बर्फ मेल्ट हो जाएगी, तो वहां पर क्या होगी? हरी भरी घासें होंगी, अच्छा पास्चर होगा। किसके लिए? हर्ड्स के लिए। अब नीचे वाला पास्चर जो है वो तो ठंडियों में खत्म हो गया एक तरीके से, वहां की कंडीशन तो खत्म हो गए, लेकिन ऊपर जो होगा, ऊपर बिल्कुल हरी भरी घासें रहेंगी, एकदम फ्रेश रहेंगी, तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगी हर्ड्स के लिए। इस वजह से ये लोग क्या करेंगे कि जैसे ही गर्मी शुरू होगी वैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि जहां पर पहले स्नो थी अब वो मेल्ट हो चुका है, तो वहां पर अब क्या होंगी? हरी भरी घासें होंगी, तो वो अब ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगिन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। ठीक है, सेवरल हाउसहोल्ड्स कम टुगेदर फॉर दिस जर्नी फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज काफिला। बहुत सारे लोग इस जर्नी में रहते हैं, जिनको हम काफिला बोलते हैं। देखिए, एक ही लोग नहीं रहते, सिर्फ ये एक लोग हैं, दो लोग हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं। इधर तीसरा आदमी, उधर चौथा, उधर पांचवा, इधर छठा, तो यानी कि बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर के लोग रहते हैं जो कि इस जर्नी में सबका साथ देते हैं, तो उन सबको काफिला बोलते हैं। मतलब ऐसे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे पूरा चढ़ाई करते जाते हैं, ठंडियों में नीचे और गर्मियों में ऊपर, क्योंकि गर्मियों में ऊपर तब बर्फ तो रहेगी नहीं, मेल्ट हो जाएगी, तो हरी भरी घासें रहेंगी, तो इनको अच्छा पार्शन मिल पाएगा अपनी हर्ड्स के लिए, इसलिए ये ऊपर चले जाएंगे। They crossed the Pir Panjal passes and entered the valley of Kashmir. ठीक है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के ही है भाई। With the onset of summer, the snow melted and the mountain sides were lush green, यानी कि जैसे जैसे गर्मी आने लगती है वैसे जो स्नो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और वहाँ की जो घासें होती हैं वो बहुत ही हरी भरी होती है, न्यूट्रिशियस होती हैं। The variety of grasses that is sprouted provided rich nutritious forage. forage मतलब क्या होता है? forage मतलब होता है चारा, ठीक है, घासें for the animal herds by end September। अब बाय एंड सितंबर मतलब अब ठंडी आने वाली है, तो जब ठंडी आने वाली रहेगी तब फिर से ये नीचे आएंगे, तो गर्मी में ऊपर चढ़ेंगे, ठंडी में नीचे आएंगे। बाय द एंड ऑफ सितंबर जैसे ही खत्म होने वाला रहेगा वैसे ही ठंडियां शुरू हो जाएंगी, तो ये लोग नीचे आना शुरू कर देंगे। द बकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन, दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी बैक टू देयर विंटर बेस, यानी विंटर बेस मतलब शिवालिक रेंज वाली पे, ठीक है, डाउनवर्ड जर्नी यानी कि नीचे आने लगेंगे। फिर अगर ये आपका माउंटेन है तो ठंडियों में कहाँ रहेंगे? शिवालिक रेंज में रहेंगे, यानी कि नीचे रहेंगे, और गर्मियों में ऊपर रहेंगे, क्योंकि ऊपर हरी भरी घासें रहेंगी, स्नो मेल्ट हो चुकी रहेंगी। When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. जब हाई माउंटेन्स ऊपर ठंडियों में जब पूरी स्नो जमी रहेगी, तो जो भी हर्ड्स होगी वो नीचे अपना ग्रेजिंग करेंगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हर्ड्स के लिए, अपनी गाय के लिए, अपनी भैंस के लिए, अपनी बकरियों के लिए, अपनी भेड़ियों के लिए, सिर्फ इन्हीं वजह से ये लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहते हैं, यानी कि सेटल नहीं रहते, अनसेटल रहते हैं। अपनी कैटल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जहाँ इनको अच्छा चारा मिल जाएगा वहां ये रुक जाएंगे। तो ये तो हो गया माउंटेन वाला, यानी कि इन लोगों का फिक्स है, ठंडी में नीचे रहेंगे, गर्मी में ऊपर रहेंगे, तो इनका तो भाई फिक्स हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक और कम्युनिटी है जिसका नाम है गड्डी शेफर्ड। एक हमने देख ली जिसका नाम है गुज्जर बकरवाल्स, और दूसरी एक कम्युनिटी आती है जिसका नाम है गड्डी शेफर्स, ठीक है, इनका नाम याद करिए। ये क्या है? गड्डी शेफर्स है। तो देखिए, जो गुज्जर बकरवाल थी वो जम्मू एंड कश्मीर की थी, गड्डी शेफर्स कहाँ के हैं? वो हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट्स। हिमाचल प्रदेश में भी क्या है? बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिल्स हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? इनका भी सेम वैसे ही है जैसे गुज्जर बकरवाल्स का है, जैसे गुज्जर बकरवाल का है वैसे ही गड्डी शेफर्स का भी है, यानी ठंडियों में नीचे, गर्मी में ऊपर। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। बिल्कुल, ये क्या करते हैं? ठंडियों में लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज यानी कि पहाड़ों के नीचे वाले एरियाज पर रहते हैं। ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। बाय अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। अब लाहौल एंड स्पीति क्या है? लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, तो यहाँ के गांव में वो क्या करते हैं? रहते हैं। आप ऐसा क्यों? देखिए, when the snow melted and the high passes were clear, जब स्नो मेल्ट हो जाती है गर्मी में और
क्या हो जाते हैं, ऊपर वाले एरिया सब क्लियर हो जाते हैं। मेनी ऑफ देम मूव ऑन द हायर माउंटेन मेडोज बाय सितंबर दे बिगिन देयर रिटर्न मूवमेंट। चलिए तो समझ गए। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति रिपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। मतलब क्या करते हैं, देखो अगर मान लीजिए कि ठंडी में ये लोग क्या कर रहे हैं, ठंडी में ये लोग नीचे हैं, ठीक है, तो गर्मी में जब ऊपर चढ़ेंगे ना, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते ये लोग क्या करेंगे, जो लाहौल एंड स्पीति एक जगह है वहां के गांव में ना ये रुकेंगे, और वहां के गांव में जब रुकेंगे तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं तो ठंडी के टाइम, गर्मियों के टाइम पे ऊपर जा रहे हैं, तो जब गर्मी के टाइम पर ऊपर जाएंगे तब ये लोग क्या करेंगे ना, ठंडी की जो हार्वेस्ट होगी, यानी कि ठंडी की जो फसल होगी, विंटर्स की जो फसल होगी ना, उसको बो देंगे, और जो गर्मी की फसल ये लोग पिछली बार बोए रहते हैं उसको काट देंगे। अगर ठंडी रहेगी, अगर आपकी ऊपर क्या है, ऊपर पूरी बर्फ है, ठीक है, ऊपर पूरी आपकी बर्फ है। अब आप क्या हो रहा है, अब आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं ठंडी में, तो जब आप नीचे आएंगे तो क्यों आ रहे हैं, ठंडी चल रही है उस टाइम, तो आप नीचे आ रहे हैं, ठंडी चल रही है तो नीचे आ रहे हैं। अब जब आप ऊपर जाने वाले रहेंगे तो ऊपर कब जाएंगे, जब गर्मी रहेगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गर्मी की फसल बो देंगे, और जब गर्मी की फसल हम बो देंगे तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जब गर्मी में ऊपर जाने वाले रहेंगे तब ये जो गर्मी की फसल होगी इसको क्या करेंगे, काट देंगे, और ठंडी की फसल को बो देंगे। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, लाहौल और स्पीति के जो विलेजेस हैं वहां पर रुक करके यही काम करते हैं। अगर ठंडी में जाएंगे तो गर्मी की फसल बो देंगे, ठंडी वाली काट लेंगे, और गर्मी में अगर जाएंगे तो ठंडी वाली फसल बो देंगे, गर्मी वाली काट लेंगे। तो इस वजह से ये लोग कुछ देर तक रुकते हैं, कुछ दिनों तक रुकते हैं लाहौल स्पीति में यही काम करने के लिए। Then they descended with their winter grazing grounds on the शिवालिक हिल्स। उसके बाद क्या होता है, ठंडियों में कहाँ रहते हैं, शिवालिक रेंज में रहते हैं, मतलब पहाड़ों के नीचे वाले सबसे एरिया में रहते हैं ठंडियों के टाइम, तो अपने रेंज पर वो वापस आ जाते हैं। और गर्मी में कहाँ जाएंगे, बिल्कुल टॉप वाली रेंज पर जाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ही लस्ट्रस ग्रीन आपको ग्रासेस मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है, फर्दर टू द ईस्ट। अब अगर हम थोड़ा और ईस्ट की साइड पर जाएं तो वहां पर कौन मिलेगा हमें, इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। ये भी एक जगह है झारखंड में, क्या नाम है, गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो अगर हम यहाँ पर जाएं ईस्ट साइड में, तो द गुज्जर कैटल हर्डर्स केयर्ड डाउन टू द डाई फॉरेस्ट ऑफ भाबर इन द विंटर। भाबर क्या है, भाबर एक जगह है, तो वहां पर क्या होते हैं कि वहां के जो सूखे सूखे फॉरेस्ट हैं, तो ये लोग क्या करेंगे भाई, ठंडियों में क्या करेंगे कि जो भाबर फॉरेस्ट होगा वहां पर चले आएंगे, उसके जो सूखे सूखे फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि क्या होगा भाई, ठंडी में ठंडी लगेगी तो सूखे सूखे फॉरेस्ट में आ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगी भाई, थोड़ा सा गर्म रहेगा, तो इस वजह से लोग भाबर के फॉरेस्ट में आ जाते हैं, कहां पर, ठंडी में। उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं गर्मियों में, तब ये लोग जो बुग्याल नाम का फॉरेस्ट है वहां पर रुकते हैं। गर्मियों में ऊपर जाएंगे ना तो बुग्याल नाम के फॉरेस्ट पर रुकेंगे, तब तो गर्मियों में हो गया, और ठंडियों में कहां पर, भाबर पर। मेनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड केम टू यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पास्चर। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग का जो ओरिजिन है वो तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन फिर भी वो क्या आते हैं, यूपी के हिल्स पर आते हैं, ताकि यूपी के हिल्स में उनको अच्छा पास्चर मिल सके। तो उसकी सर्च में 19th सेंचुरी में बहुत से लोग ऐसे थे जिनका ओरिजिन जम्मू था, बट वो यूपी के हिल्स पर आए थे अच्छे पास्चर की सर्च में। The pattern of cyclical movement between summer and winter pastures were typical of many pastoral communities of the Himalayas। अब सिर्फ यही नहीं है, गड्डी शेफर्ड्स ही नहीं है, गुज्जर बकरवाल ही नहीं है, हिमालय की और भी बहुत सारी आपकी यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, जैसे भोतियाज हैं, शर्पास हैं, और साथ में किन्नौरीज हैं। तो ये सारी भी वही सेम, इनका भी सेम सिनारियो है। माउंटेन्स में क्या होगा, ठंडी में भाई नीचे, गर्मी में ऊपर, तो बढ़िया जहां पास्चर मिलेगा वहीं रहेंगे। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट आल्सो अलाउड द पास्चर टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवरयूज। मतलब क्या हुआ, अगर हमेशा जीवन भर शिवालिक रेंज में ही रहेंगे तो वहां का ऐसा टाइम आएगा जब सारा पास्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब तो खा जाएंगे जो आपके कैटल होंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर इसलिए ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो वहां पर तो पास्चर रहेगा तो वहां का खा लेंगे, और नीचे वाला तब तक क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, मतलब नीचे वाला अपना रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे ऊपर नीचे आते आते दोनों जगह के पास्चर रिकवर अपने होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा ऑन दी माउंटेन्स, यानी कि कैसे माउंटेन्स पर लोग ऊपर से नीचे करते रहते हैं अपनी हर्ड्स को लेकर के। अब हम देखेंगे ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, यानी कि यहाँ पर कैसे अब ये लोग अपनी कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वो तो पहाड़ों वाला हो गया, अब यहाँ पर हम प्लेट्यूज में देखेंगे, प्लेन्स में देखेंगे, और डेजर्ट्स में भी देखेंगे, क्योंकि सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं होते हैं नोमैटिक लोग, और भी जगह होते हैं, पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। तो देखिए, धनगर्स वन एन इम्पोर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र।
2 पढ़ी, उसके बाद और हमने हिमालयस की 3-4 पढ़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और है जो कि महाराष्ट्र की पेस्टोरल कम्युनिटी है, क्योंकि कहाँ की कम्युनिटी है, महाराष्ट्र की पेस्टोरल कम्युनिटी है। इसका नाम क्या है, धनगर, ठीक है। इस कम्युनिटी का नाम है धनगर। ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, मतलब जैसे गुज्जर बकरवाल थे, गड्डी शेफर्ड्स थे, उसी तरीके से ये लोग भी हैं धनगर्स, ठीक है। ये कहाँ की कम्युनिटी है, महाराष्ट्र की है। इन द अर्ली 20th century their population in this region was 4,67,000, मतलब लगभग 4.5 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन थी। मतलब कि ये कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बिकॉज 4,67,000, ठीक है, इन द अर्ली 20th century। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, तो मतलब कि ये बहुत ही बड़ी कम्युनिटी थी उस टाइम पर। मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स, कुछ लोग क्या थे, शेफर्ड्स थे। सम वर ब्लैंकेट वीवर्स, कुछ लोग भाई कंबल वगैरह बनाने का काम करते थे। एंड स्टिल अदर पर बुफेलो हर्डर्स, यानी कि कुछ भैंस वगैरह चराते थे। तो इसमें 3 तरीके के लोग थे। सबसे ज्यादा क्या थे, सबसे ज्यादा शेफर्ड्स थे, उसके बाद ब्लैंकेट वीवर्स थे, एंड देन बुफेलो हर्डर्स थे। The Dhangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon। ये महाराष्ट्र की जो सेंट्रल प्लेटिव होती है ना, बरसात के टाइम पर ये वहां पर रहते थे, क्योंकि ये महाराष्ट्र की कम्युनिटी है तो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में ही रहेगी। तो महाराष्ट्र में जो इसका सेंट्रल प्लेटिव होता, बीच का जो एरिया होता था ना, मॉनसून के टाइम पर ये वहां पे रहते थे। दिस वाज अ सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। इट वाज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब। मतलब सेमी एरिड मतलब क्या होता है, सेमी एरिड मतलब कि ऐसी जगह, एरिड मतलब क्या हुआ है, एरिड मतलब कि यानी कि सूखा पड़ा एकदम, कि मतलब वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। और सेमी मतलब क्या है, सेमी आगे लगा हुआ है, मतलब इतना भी सूखा नहीं पड़ा है, थोड़ी मोड़ी बारिश होती है, तो यानी कि थोड़ी मोड़ी बारिश रहेगी और सूखा वगैरह भी रहेगा, तो बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से वहां पर कैसे पौधे वगैरह उगते हैं, थॉर्नी स्क्रब, यानी कि कांटे वाले पौधे वहां पर उगते हैं, क्योंकि बारिश तो इतनी होती नहीं है। और साथ में वहां पर क्या है, पुअर सॉइल है, यानी कि सॉइल भी इतनी अच्छी नहीं है, लो रेनफॉल है बिल्कुल से। तो वहां पर कुछ नहीं तो अगर मान लीजिए कि ऐसे कांटे वाले पौधे उग सकते हैं, तो अगर हम क्रॉप्स में देखें तो क्रॉप्स में कुछ नहीं उगेगा, लेकिन सूखी फसल जो होती है जिसमें एक बाजरा है, तो ऐसी फसलें वहां पर अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बाजरा जैसी फसलों को ना बहुत ही अच्छी सॉइल की जरूरत होती है, ना बहुत ही ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है, तो बाजरा वहां पर बोया जा सकता है, वहां पर बाजरा की कल्टीवेशन हो सकती है, बिकॉज वो क्या है, ड्राई क्रॉप है। उसके बाद क्या है, इन द मॉनसून दिस ट्रैक्ट बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द धनगर फॉरेस्ट, ठीक है। मॉनसून में क्या रहता है, मॉनसून में धनगर के जो फ्लॉक्स होते हैं, यानी कि उनके जो अब यहाँ पर कैटल्स होते हैं, वो सभी उनके लिए बहुत ही ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है, मतलब वहाँ पे घास वगैरह बहुत सारी रहती है मॉनसून के टाइम पर, ठीक है। तो वहां पर उनके लिए बहुत ही बड़ा ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है, बहुत ही अच्छी जगह हो जाती है उनके चरने के लिए। बाय अक्टूबर द धनगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा। अब मैंने बताया कि वहां पर बाजरा को बोया जा सकता है, तो बाय अक्टूबर यानी कि जैसे ठंडी आने वाली है, तो ठंडी में क्या करते हैं, वो अपनी बाजरा को हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर वेस्ट की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से चलो भाई मॉनसून तो खत्म हो गई ना, ठंडी आने वाली है, तो इस वजह से अपना बाजरा लेते हैं और फिर वेस्ट की तरफ जाते हैं। आफ्टर अ मार्च अबाउट अ मंथ, 1 महीने तक चलते हैं, दे रीच द कॉनकैन। कॉनकैन एक जगह है, ठीक, वहां पर पहुंचते हैं। दिस वाज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। अब यहाँ पर क्या है कि वहां अगर हमने देखा तो महाराष्ट्र का जो सेंट्रल प्लेटू में क्या है, वहां पर बहुत ही पुअर सॉइल होती थी, पुअर सॉइल होती थी, ठीक है, और साथ में ये हाई रेनफॉल नहीं, लो रेनफॉल होता था। बट अगर हम यहाँ पर देखें कॉनकैन में, तो वहां पर क्या है, हाई रेनफॉल है और रिच सॉइल है। Here the shepherds were welcomed by Konkani peasants, यानी कि अब कॉनकैन के जो किसान होते थे उनको कॉनकैनी पीजन बोला जाता है। तो कॉनकैनी पीजन क्या करते हैं, इन लोगों का बढ़िया से स्वागत वगैरह करते हैं। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वाज कट एट दिस टाइम। खरीफ हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स मतलब कि ऐसी क्रॉप्स जिनको गर्मियों में बोया जाता है, गर्मी के समय में बोया जाता है, और वहीं पर रबी क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनको ठंडियों में बोया जाता है, ठीक। तो क्या है, आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट, यानी कि जब खरीफ क्रॉप जो होती हैं जब उनको हार्वेस्ट करने का होता है, तो उसके बाद क्या होता है, द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द रबी हार्वेस्ट। यानी कि अब खरीफ क्रॉप जो थी वो तो कट गई, उसकी तो हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद जो वहां की लैंड है उसको वापस से फर्टिलाइज होना पड़ेगा ना, ताकि वो रबी क्रॉप के लिए रेडी हो पाए।
तो इस वजह से क्या होता है कि जो धनगर कम्युनिटी है उसके जो फ्लॉक्स हैं वो क्या करते हैं, वो फील्ड को मैन्योर देते हैं, मतलब कि वहां पर वो फील्ड को प्राकृतिक खाद प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म होता है वैसे ही ये भी है, ठीक है। एंड फेड ऑन द स्टबल। स्टबल क्या होता है, स्टबल मतलब कि जब मान लीजिए कि कोई आपकी खेती हुई है, जैसे गेहूं की खेती हुई है, तो अब जब उसको हार्वेस्ट करा जाएगा, तो जैसे अगर ये जमीन है तो जब उसको हार्वेस्ट करा जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा छूट जाता है ना, थोड़ा थोड़ा, तो उसके ऊपर से काटते हैं ना, तो जो थोड़ा थोड़ा छूट जाता है उसी को स्टबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कॉनकेनी पीजेंट्स आल्सो गिव सप्लाईज ऑफ राइस with which the shepherds took back to the plateau where the grain was scarce। इसका मतलब क्या है, scarce मतलब कमी, ठीक है, scarce मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि कॉनकेनी पीजेंट्स उनका स्वागत करते हैं, जब वो मॉनसून खत्म हो जाता है तो अपनी भाई बाजरा की क्रॉप को लेकर के वेस्ट की तरफ जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, कॉनकेनी। अब जब कॉनकेन पहुंच जाते हैं तो कॉनकेनी के जो पीजेंट्स होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर तो बढ़िया क्रॉप वगैरह हो रही है, क्योंकि हाई रेनफॉल है, रिच सॉइल है, तो वहां पर क्रॉप वगैरह तो होगी। तो उनको जो धनगर कम्युनिटी के जो फ्लॉक्स हैं, जो कैटल्स हैं, वो क्या करेंगे, उनकी फील्ड को फर्टिलाइज करेंगे और बदले में जो पीजेंट्स हैं वो उनको क्या देंगे, थोड़ी सी चावल देंगे, यानी कि थोड़ा सा अनाज देंगे। तो ये पेमेंट हो गई ना एक तरीके से, आप उनको खाद दो, हम आपको चावल देंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए वो उनका वेलकम करते हैं और जब वो बदले में उनको खाद देते हैं तो वो क्या देते हैं, उनको राइस देते हैं। इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो तो हो गया, हमने एक कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया जो कि कौन सी थी, धनगर थी। इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, वो कहां पर पाई जाती थी, वो पाई जाती थी महाराष्ट्र में। अब ऐसे ही कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में एक कम्युनिटी पाई जाती है, ड्राई सेंट्रल प्लेटिव, अगेन वहीं पर देखिए, was covered with stone and grass inhabited by cattle, goat and sheep herders। यानी कि वहां का जो एरिया है, जो ड्राई प्लेटिव का एरिया है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, वहां पर क्या होता है, पत्थर है और घास है। मतलब आपने देखा होगा कि पत्थरों के किनारे किनारे, पत्थरों के नीचे बगल बगल घास जम जाती है, तो वैसा एरिया है, सिर्फ पत्थर है और घास है वहां के एरियाज में। द गोलाज हर्डेड कैटल। अब यहाँ कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है, यहाँ जो कम्युनिटी पाई जाती है उसका नाम है गोला। यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो कम्युनिटी पाई जाएगी, पैस्टोरल कम्युनिटी पाई जाएगी, उसका नाम क्या है, गोला है। अब द कुरुमास एंड कुरुबान्स, अब ये उसी के पार्ट है। reared sheep and goats and sold woven blankets। यानी कि लोग क्या करते हैं, शीप चराते हैं, गोट्स चराते हैं, यानी कि भेड़ चराते हैं, बकरियां चराते हैं, और साथ में वोवन ब्लैंकेट्स यानी कि कंबल वगैरह जो बुने हुए होते हैं उनको बेचने का काम करते हैं। दे लिव नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि थोड़े मोड़े लैंड को भी ये कल्टीवेशन करते हैं। एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड्स एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स। मतलब क्या, ये छोटे मोटे ट्रेड वगैरह भी करते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स को बेच देंगे या फिर कुछ ऐसे कैटल्स को बेच देंगे जिनकी लोगों को जरूरत है, मान लीजिए कोई खरीदने आया कैटल तो उसको बेच देंगे। तो छोटे मोटे ट्रेड वगैरह भी करते हैं और साथ में छोटी मोटी लैंड को भी कल्टीवेशन ये लोग कर लेते हैं। अनलाइक द माउंटेन पैस्टोरलिस्ट, इट वाज नॉट द कोल्ड एंड द स्नो दैट डिफाइंड सीजनल रिदम्स ऑफ देयर मूवमेंट। मतलब क्या, माउंटेन वाले में क्या था कि ये चीजें फिक्स थी, गर्मी में भाई गर्मी में ऊपर रहेंगे और ठंडी में नीचे वाली रेंज वाले रेंज पर पहुंच जाएंगे, तो उनका ये फिक्स था, उनका ये जो सीजनल मूवमेंट था, उसका जो रिदम था वो पूरा फिक्स था। लेकिन यहाँ पर नहीं है, देखिए, rather it was the alternation of the monsoon and the dry season। कभी कभी ड्राई पड़ जाएगा, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी बरसात आ जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ड्राई सीजन में कोस्टल ट्रैक्स, ठीक है, जब ड्राई सीजन में ये लोग क्या करते हैं, कोस्टल ट्रैक्स में वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको अपना सा ट्रेड करना है, कल्टीवेशन करना है, और जब बारिश आने वाली होती है तो फिर ये अपनी जगह पहुंच जाते हैं, यानी कि वहां से फिर ये चले जाते हैं। क्योंकि अगर बारिश वाला सीजन है, थोड़ा सा नमी वाला सीजन है, तो वो बुफेलोस को पसंद आएगा, काउस को पसंद आएगा, लेकिन वहीं अगर हम देखें शीप्स को, गोट्स को, उनको नहीं पसंद आएगा, इसलिए उनको जाना पड़ता है प्लेन रीजंस में। तो इस वजह से ये लोग जो है, इनका हम एक पूरा सिनारियो फिक्स नहीं कर सकते कि नहीं ठंडी में यही रहेंगे, गर्मी में यही रहेंगे, मानसून में यही रहेंगे, ड्राई में यही रहेंगे। जहाँ पे जैसे होगा वैसे रहेंगे। अगर ड्राई सूखा पड़ रहा है तो कोस्टल रीजन में रहेंगे, अगर मानसून आने वाला है तो फिर वापस भाग जाएंगे, क्योंकि मानसून में उनको अपनी कैटल्स को रखना नहीं है। अब हम एक और कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बंजारा। बंजारा जो कम्युनिटी है वो भी बहुत ही वेल नोन कम्युनिटी है, यानी कि इसकी भी जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा है, तो कम्युनिटी मतलब बड़ी है। पाई कहाँ जाती है,
ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के गांव में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और साथ में महाराष्ट्र में। मतलब इतने सारे स्टेट्स के गांव में ये कम्युनिटी, पैस्टोरल कम्युनिटी पाई जाती है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन सर्च ऑफ गुड पैस्चर लैंड फॉर देयर कैटल दे मूव्ड अलोंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। मैंने बताया ये बहुत ही वेल नोन ग्रेजियर पैस्टोरल कम्युनिटी है। और साथ में ये क्या करती है, ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटा सा है, आज यहाँ पर पहुंच गए, कल वहां पर पहुंच जाएंगे, तो मतलब महीने लग जाते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। तो ये बहुत ही बड़े डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं। सेलिंग प्लाव कैटल। प्लाव कैटल मतलब क्या? प्लाव कैटल मतलब ऐसे कैटल जिनकी आपको प्लाविंग में जरूरत पड़ती है, मतलब जिनकी खेती करने में जरूरत पड़ती है, जैसे बैल हो गए, ऊंट हो गए, तो इन सब की खेती में जरूरत पड़ती है, तो ये प्लाव कैटल हो गए जिनकी आपको प्लाविंग में नीड पड़ेगी, तो उनको ये बेचने का काम करेंगे। अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फॉडर। और बाकी अलग गुड्स ये विलेजर्स को बेचेंगे और बदले में उनसे क्या लेंगे? बदले में उनसे चारा लेंगे या फिर बढ़िया पास्चर लेंगे। तो अपने कैटल्स के लिए ही सब कुछ लेंगे, ठीक है। तो बढ़िया गुड्स वगैरह बेचेंगे और आपसे बदले में पैसे नहीं लेंगे, ये लोग ग्रेन्स लेंगे, यानी कि अनाज लेंगे खुद के लिए, और उसके बाद फॉडर लेंगे अपनी कैटल्स के लिए। फॉडर मतलब चारा लेंगे, पास्चर लेंगे अपनी कैटल्स के लिए। तो प्लेन्स का हो गया, प्लेटिव्स का हो गया, बट व्हाट अबाउट डेजर्ट्स? डेजर्ट्स में भी तो कोई ना कोई पैस्टोरल कम्युनिटी होती होगी जो अपनी कैटल्स को लेकर के, अपनी हर्ड्स को लेकर के इधर से उधर मूव करती रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन। तो यहाँ पर भी सेम वही, डेजर्ट्स में भी एक पैस्टोरल कम्युनिटी है। इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, हम जानते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान बहुत होते हैं, तो वही राजस्थान की बात है कि राजस्थान के जो रेगिस्तान है उसमें एक पैस्टोरल कम्युनिटी होती है जिसका नाम होता है राइका। एक पैस्टोरल कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है? राइका। तो ये जो पैस्टोरल कम्युनिटी है ना राइका, इस पैस्टोरल कम्युनिटी का नाम क्या है? राइका। द रेनफॉल इन द रीजन वाज मीगर एंड अनसर्टेन। हम जानते हैं कि राजस्थान में इतनी अच्छी बारिश नहीं होती है, तो मीगर मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, राइट। तो यहाँ पर जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है और कोई फिक्स नहीं है कि इस महीने में बारिश होगी, ठीक है, कभी भी कैसे भी बारिश हो जाती है। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एरिया में, यानी कि यहाँ का जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, यूपी में अगर हम देखें या फिर अगर हम यहाँ पर देखें प्रयागराज में स्पेशली, तो क्या है, कहीं पर भी आप कल्टीवेशन करो हर जगह हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में क्या है कि वहां पर एरिया आपका लिमिटेड है, मतलब इसी एरिया में, इतने एरिया में कल्टीवेशन आपको करनी है तो आप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा एरिया में आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि वहां पर क्रॉप बहुत ही ज्यादा एरिया में नहीं ग्रो हो पाएगी। सो द राइकास कंबाइंड कल्टीवेशन विद पैस्टोरलिज्म, यानी कि जो राइका कम्युनिटी है वो क्या करती है, वो पैस्टोरलिज्म के साथ साथ कल्टीवेशन भी करती है, तो वो दोनों साथ साथ रखती है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स द राइकास ऑफ बरमेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर, ये 4 जगह है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कल्टीवेशन होती है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये राजस्थान में जगह है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, यानी राजस्थान में जगह है जहाँ पर कल्टीवेशन अच्छी खासी हो जाती है। स्टेड इन देयर होम विलेजेस वेयर पास्चर वाज अवेलेबल। तो ये जो राइका कम्युनिटी है मानसून में क्या करती है, यहाँ की जो जगह है वहाँ पे अपने गाँव में रहती है जहाँ बढ़िया पास्चर भी मिल जाता है, मतलब कि बहुत सारे एडवांटेजेस है ना कि आप यहाँ पे कल्टीवेशन भी कर लोगे, आपको पास्चर भी मिल जाएगा। तो मानसून के टाइम पे, यानी कि जब बारिश होती है, बारिश का मौसम रहता है, उस टाइम पे ये लोग अपने घरों में रहते हैं, गांव के अपने घरों में बढ़िया रहते हैं। उसके बाद क्या है, बाय अक्टूबर, यानी कि अब क्या शुरू होने वाली है, अब ठंडी शुरू होने वाली है। सो बाय अक्टूबर व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्ट, यानी कि अब बारिश तो चली गई, तो अब वहां का जो ग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। वही चीज है, दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पास्चर एंड वाटर, यानी फिर ये लोग क्या करते हैं, वहां से दूसरी जगह ये लोग चले जाते हैं इन सर्च ऑफ पास्चर एंड वाटर, क्योंकि हमें पता है राजस्थान में पानी की भी थोड़ी बहुत कमी है, ठीक है। तो वही चीज है कि ये लोग पानी की खोज में और बढ़िया चारे की खोज में निकल पड़ते हैं जब मानसून खत्म हो जाता है, एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून, और जब अगला मानसून आने वाला होता है तो वापस से ये रिटर्न आ जाते हैं कहाँ पर, अपने घरों पर, जहाँ पे कल्टीवेशन भी करेंगे, अपना पैस्टोरलिज्म भी फॉलो करेंगे। वन ग्रुप ऑफ राइकास नोन एज मारू, राइकास हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शिप्स एंड गोट्स, यानी कि राइका ग्रुप की एक और कम्युनिटी है जिसका नाम क्या, एक मतलब राइका कम्युनिटी है, उसका एक और ग्रुप है जिसका नाम मारू है, ठीक है। तो ये जो आपकी राइकास है ये क्या करते हैं, ये कैमल्स को हर्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कैमल्स को हर्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखिए
ये है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कैमल और कैमल ही दिखेगा, तो ये लोग कैमल को हर्ट करेंगे और बाकी जिनके ग्रुप्स हैं वो शीप्स को और गोट्स को यहाँ पे चराते हैं, ठीक है, हर्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि माउंटेन्स में कैसी पास्टोरल कम्युनिटीज है, जैसे गड्डी शेफर्ड्स हैं, गुज्जर बकरवाल्स हैं, और बाकी हमने और भी देखे थे माउंटेन्स एरिया में। प्लेन्स और प्लेट्यूस में भी हमने देखे हैं, बंजारा है, ठीक है, बंजारा है, गोला है, रायका है, ये सारी पास्टोरल कम्युनिटीज हैं, तो उनके बारे में तो हमने समझ लिया अच्छे से। So we see that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors. They had to judge how long the herds could stay in one area and know where they could find water and pasture. यानी कि इनको ये जज करना होता है, ये जानना होता है, ये समझना रहता है कि एक जगह पर उनके जो हर्ड्स, उनके जो कैटल्स है, एक जगह पर कितने दिन तक रह सकती हैं, कितनी देर तक रह सकती हैं, और साथ में वो कौन से एरिया में जाएंगे जहाँ पे उनको अच्छा पास्चर और वाटर मिल पाएगा। They needed to calculate the timing of their movement and ensure that they could move through different territories. ठीक है, यानी कि इनको ये पता रहता है कि इनके मूवमेंट की टाइमिंग कितनी है, कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे और कैसे एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी पे पहुंचेंगे। दे हैड टू सेट अप रिलेशनशिप विद फार्मर्स, जैसे कि हमने देखा था कि जो कॉनकनी के पीजेंट्स हैं वो धनगर्स की क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, बिकॉज उनकी क्योंकि जो धनगर्स के जो फ्लॉक्स है वो क्या करेंगे, वो कॉनकनी पीजेंट्स की जो फील्ड्स है उसको मैन्योर देंगे, ठीक है, उसमें वो मैन्योर अपना प्रोवाइड करेंगे और बदले में जो कॉनकनी पीजेंट्स है वो उनको राइस देंगे, यानी कि ग्रेन देंगे। तो वही चीज है, इनको फार्मर्स के साथ एक रिलेशनशिप सेटअप करना पड़ता है so that the herds could graze in harvested fields and manure the soil, ताकि उनको बढ़िया पास्चर भी मिल जाएगा और वो सोइल को भी मैन्योर कर पाएंगे। तो इससे पेजेंट का भी फायदा हुआ, पेस्टोरलिस्ट का भी फायदा हुआ। How did the life of pastoralists change under colonial rule? हमने चैप्टर 4 इसके प्रीवियस चैप्टर पढ़कर क्या है, ये ग्रेजिंग वगैरह ये सब कुछ बैन हो गया था, ग्रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग, ठीक है, ये सब कुछ बैन कर दिया था कॉलोनियल रूल में, यानी ब्रिटिशर्स ने ये सब कुछ बैन कर दिया था। तो वही चीज है, कैसे पेस्टोरलिस्ट्स की जो लाइफ है वो उस पर अफेक्ट पड़ा अंडर कॉलोनियल रूल, कैसे उनकी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई कॉलोनियल रूल के अंडर। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर, इसका मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, ठीक है, कि कैसे जब ब्रिटिशर्स आए तो जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ पे कैसे चेंज आ गया, अफेक्ट पड़ा कैसे। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, बिल्कुल ब्रिटिशर्स जब आए तो उनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई, अचानक से अजीब तरीके से चेंज हो गई। Their grazing grounds shrank, their movement were regulated and the revenue they had to pay increased। मतलब कि क्या हुआ कि रेगुलरिटी आ गई, जैसे कि जब होता है ना कि पेस्टोरलिस्ट का जब मन करता था, नोमैड पीपल का जब मन करता था तब वो अपनी कैटल्स को लेकर यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ऐसे चला लिया, वैसे चला लिया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस चीज को रेगुलर कर दिया कि मतलब अगर आपको चराना है तो उसके लिए एक रेगुलर टाइम फिक्स रहेगा, अगर आपको ये चीज करनी है तो उसके लिए एक रेगुलर टाइम फिक्स रहेगा, यानी कि चीजें क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। और जो उनके टैक्स थे, यानी कि रेवेन्यू जो उनको देना पड़ता था वो भी बढ़ा दिया, टैक्स का सिस्टम इंक्रीज कर दिया। देयर एग्रीकल्चर स्टॉक डिक्लाइंड एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। तो यानी कि उनके जो एग्रीकल्चर स्टॉक थे वो एकदम गिर गए, और साथ में जो वो ट्रेडिंग वगैरह करते थे, क्राफ्ट्स वगैरह मतलब जैसे ब्लैंकेट वगैरह बना लेते थे, वो सब जो करते थे उस पर भी इफेक्ट आया। अब कैसे आया, तो उसके लिए 4 फैक्टर हैं, 4 रीजन है उसके लिए, तो एक एक करके हम सारे रीजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रीजन। तो पहला रीजन क्या है, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए, जैसे चैप्टर 4 में पढ़कर आए हैं, तो उनको क्या चाहिए था, उनके यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ रही थी अर्बन लोगों की, इस वजह से उनको क्रॉप्स चाहिए थे, यानी कि खाना चाहिए था, तो उनको क्या चाहिए थी, कल्टीवेटेड लैंड चाहिए थी, और इस वजह से लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ इट्स फाइनेंस। बाय एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। और दूसरी चीज क्या थी, अगर वो कल्टीवेशन लैंड को बढ़ाएंगे तो इससे जो उनके टैक्स है, जो उनके रेवेन्यू है वो भी बढ़ेंगे। It could at the same time produce more jute,
कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन सब चीजों की जरूरत थी, है ना, जूट की थी, कॉटन की थी, व्हीट की थी, रबड़ की थी, टी की थी, कॉफी की थी, यही सब डिमांड थी। To colonial officials, all cultivated land appeared to be unproductive. It produced neither revenue nor agricultural produce. यानी कि जितनी uncultivated land थी, मतलब जहाँ पे जो pastoralists थे वो अपनी grazing अपने कैटल्स की ग्रेजिंग करवाते थे, खुद नहीं करते थे, कैटल्स उनकी ग्रेज करती थी, वो सभी एरियाज क्या थी, अनकल्टिवेटेड थी, मतलब वहाँ पे कोई कल्टीवेशन वगैरह तो होती नहीं थी, सिर्फ ग्रेजिंग होती थी। तो वो लैंड ब्रिटिशर्स को अनप्रोडक्टिव लगती थी, बिकॉज वो ना ही उनका रेवेन्यू, ना ही वो उस लैंड से रेवेन्यू कोई कलेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो इससे उनको घाटा लगता था और वो उस लैंड को अनप्रोडक्टिव लैंड बताते थे। यही रीजन था कि वो हमारे इंडिया की फॉरेस्ट को भी अनप्रोडक्टिव बताते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते थे कि भाई इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे पेड़ उगे हुए हैं जिनका कोई काम भी नहीं है। बट फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि ये तो अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट है, डिट्रिस ब्रांडिस को बुलाया, उसने सारे पेड़ों को कटवा करके सिर्फ एक तरीके का पेड़ लगवा दिया इन स्ट्रेट रोज, ठीक है। इट वाज सीन एज वेस्टलैंड, उसको वेस्टलैंड के रूप में देखा जाने लगा, that needed to be brought under cultivation, जिसको कल्टीवेशन के अंदर आना था। मतलब कि वो जो लैंड थी वो तो भाई अनकल्टिवेटेड थी, तो वो उन लोगों को वेस्ट लैंड लगती थी कि बर्बाद है ये लैंड, इसका क्या ही जरूरत है भाई, इस लैंड की यहाँ पे कल्टीवेशन तो हो नहीं रहा, ना इससे हमें रेवेन्यू मिल रहा है, ना कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहा है, तो इससे को कल्टीवेशन के अंदर आना चाहिए, यहाँ पर ना कल्टीवेशन होनी चाहिए, ग्रेजिंग फ्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। From the mid-19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. Wasteland rules, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया बहुत सी कंट्री के पास में, यानी कि बहुत सी कंट्री के पार्ट्स में, बहुत से पार्ट में, ठीक है, कंट्री के बहुत सी जगहों पे। By these rules, uncultivated lands were taken over and given to select individuals, यानी कि इस रूल के हिसाब से लोग क्या करते थे, जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी ना, उसको किसी इंडिविजुअल को दे देते थे या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते थे, और वो इंडिविजुअल क्या करते थे, वो दे ग्रांटेड वेरियस कंसेशंस। कंसेशंस मतलब क्या होता है, कंसेशंस मतलब होता है छूट, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्काउंट, ठीक है। एंड एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, एनकरेज टू सेटल दीज लैंड्स, और वो जो इंडिविजुअल्स होते थे वो थोड़ी मोड़ी डिस्काउंट्स देते थे, या फिर क्या करते थे, या फिर लोगों को मोटिवेट करते थे कि इन सब पे भाई कल्टीवेशन होनी चाहिए, क्या तुम लोग ये ग्रेजिंग करते हो, कल्टीवेशन करो, ज्यादा फायदा होगा। Some of them were made headmen of villages in the newly cleared areas, यानी कि newly cleared areas मतलब जहाँ पर अब ग्रेजिंग वाली जो लैंड थी, जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी, उसको कल्टिवेटेड लैंड बनाया जा रहा था। जो नए नए एरियाज थे, बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे भी थे जो कि उस गांव के हेडमैन बन जाते हैं। हेडमैन मतलब क्या बन जाते हैं, मतलब हेडमैन मतलब वी कैन से प्रधान, ठीक है, बना दिए जाते हैं। ओके, in most areas the lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists, यानी कि बहुत सी जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वहां पर क्या होती थी, ग्रेजिंग होती थी, जो पेस्टोरलिस्ट के द्वारा यूज की जाती थी। बट उनको अब क्या कर लिया गया था, उनको ले लिया गया था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन हो रही थी। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन inevitably meant the decline of pastures and a problem for pastoralists, यानी कि जब वहाँ पे कल्टीवेशन होने लगी तो इससे पास्चर्स यानी कि चारे की भी दिक्कत आने लगी, और साथ में ये पेस्टोरलिस्ट के लिए बहुत ही बड़ी समस्या निकल करके आ गई कि अब भाई हमारे जो कैटल्स हैं, हमारे जो हर्ड्स हैं वो सब कहाँ जाएंगी। अब ये तो पहला हो गया कि पहला उनको सारी लैंड्स जो अनकल्टिवेटेड थी वो वेस्ट लगती थी, जिस वजह से वो सारी जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी उनको कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर रहे थे, और इससे उनका रेवेन्यू भी बढ़ता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बढ़ता था, ठीक है, ये पहला हो गया। सेकेंड क्या था, वेरियस फॉरेस्ट एक्ट वर ऑल्सो बीइंग इनैक्टेड इन द डिफरेंट प्रोविंसेस, यानी कि क्या हुआ कि मिड 19th सेंचुरी की बात है, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट को भी इनेबल कर दिया गया था, इनैक्ट कर दिया गया था इन डिफरेंट प्रोविंसेस, अलग अलग जगहों पर। सब फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वर कंसिडर्ड रिजर्व, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि क्या करते थे, जो कि वैल्यूएबल चीजें प्रोड्यूस करते थे, कमर्शियली जो वैल्यूएबल चीजें जैसे कि देवदार हो गया, साल हो गया, इन सबके पेड़ जिन जिन फॉरेस्ट में होते थे उनको तो भाई रिजर्व बोल दिया गया था, है ना। हम चैप्टर 4 पढ़ के हैं, सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया फॉरेस्ट को बोलो रिजर्व फॉरेस्ट बोलते थे, मतलब इसमें तो तुमको जाना ही नहीं है, इसमें तो आगे उठाकर देखो ही मत, इसके तो सपने में मत सोचना। नो पेस्टोरलिस्ट वर अलाउड एक्सेस टू दीस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट में कोई पेस्टोरलिस्ट नहीं जा सकता, पेस्टोरलिस्ट क्या आम आदमी भी नहीं जा सकता किसी चीज के लिए भी। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, और बाकी जो फॉरेस्ट थे उनको प्रोटेक्टेड क्लासिफाई कर दिया गया, मतलब उनको प्रोटेक्टेड के अंडर में
जा सकते हो, बट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वर सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि कस्टमरी राइट्स क्या होते हैं? कस्टमरी राइट्स मतलब क्या होते हैं कि ऐसे राइट जो लोग अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम को, अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए यूज करते हैं, जो उनका हक होता है कि आप इस पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो उसको कस्टमरी राइट्स बोला जाता है। तो ग्रेजिंग की जो कस्टमरी राइट्स थी, क्योंकि भाई पैस्टोरलिस्ट का काम क्या था? ग्रेजिंग, ठीक, तो ग्रेजिंग वाली जो कस्टमरी राइट्स थी वो उनको तो दी गई, लेकिन बस नाम की दी गई, लेकिन उनके जो मूवमेंट्स थे कि नहीं तुम लेकर कहीं पे भी घुस जाओ, कहीं पे भी ग्रेजिंग कर लो, वो बिल्कुल सख्त उसको मना कर दिया गया था, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, इनमें क्या हुआ कि इनमें पैस्टोरलिस्ट का जाना अलाउ था, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ में पैस्टोरलिस्ट का जाना अलाउ था, ठीक है, आप परमिशन लेकर के जा सकते हो। आपको कितनी देर तक अपनी ग्रेजिंग करवानी है वो भी आपका फिक्स था। भले पास्चर बढ़िया अवेलेबल है, भले पास्चर आपका अवेलेबल है, वो अभी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिली तो आप अंदर नहीं जा सकते, पास्चर भले अवेलेबल है। उसके बाद क्या हुआ कि आपको कितने टाइम तक रहना है, कब रहना है, कितना रहना है, कैसे सब करना है, वो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। परमिशन अगर आपको मिली तो बढ़िया बात है, नहीं मिली तो नहीं जाना है। और साथ में क्या था? साथ में ये चीजें भी थी कि अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और अगर मान लो कि कहीं इधर जला लिया, उधर जला लिया, उल्टी सीधी चीजें चला ली, तो उससे बचने के लिए ये लोग ना नजरें गड़ाए रखते थे, यानी कि सुपरविजन के अंडर रहते थे। कि मतलब कि अगर हाँ कोई पेस्टोरलिस्ट जा रहा है जंगल में, तो उसके ऊपर नजर रखते थे जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे, वो नजर भी रखते थे, और उनका सब कुछ फिक्स था कि कितने टाइम तक रहना है, कितना रहना है, क्या रहना है, वो सब कुछ फिक्स था। अगर मान लो पास्चर अवेलेबल है फिर भी अगर परमिशन नहीं मिली तो वो अंदर नहीं जा सकते थे, इससे भी उनको नुकसान होता था। तीसरा क्या हुआ? तीसरा ये हुआ, पहला तो हो गया आपका अनकल्टिवेटेड लैंड वाली प्रॉब्लम, दूसरा हो गया फॉरेस्ट एक्ट वाली प्रॉब्लम, तीसरा है those who were settled were seen as peaceable and law abiding, those who were nomadic were considered to be criminal। मतलब क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो ऐसा सोचते थे कि अगर कोई एक विलेज है जो अगर सेटल्ड है, वहां के लोग अगर उनका जो घर है वो फिक्स है कि हाँ वो वही रहेंगे, तो उनको गवर्न करना विल बी मोर इजी, उनको आप अच्छे से गवर्न कर पाएंगे। लेकिन जो लोग एक टाइम पर इधर रह रहे हैं, फिर दूसरे टाइम पर उधर रह रहे हैं, कभी इधर रह रहे हैं, कभी उधर रह रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो इनको गवर्न करना ना मुश्किल हो जाएगा। कभी यहाँ पहुंच गए, कल देखा तो वहां पहुंच गए, तो इनको गवर्न करना मुश्किल रहेगा भाई। तो ये लोग चाहते थे कि इनको ना एक सेटल्ड एरिया में फिक्स करके रखो कि नहीं तुमको इधर से उधर अपना नोमैडिज्म नहीं करना है, इधर से उधर तुमको नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके लिए डिफिकल्टीज आ जाती थी जब अगर नोमैडिक पीपल लोग को उन्हें गवर्न करना होता था, तो क्योंकि सेटल्ड आदमी है तो उसका फिक्स रहेगा ना कि इसको ऐसे गवर्न करना है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ वो करना है। नोमैडिक पीपल आज यहाँ कल वहां रहेगा, ठीक है। तो जो सेटल्ड होते थे, यानी कि जिनका भाई घर वगैरह सब सेटल था, वो बढ़िया सेटल थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको पीसेबल बोला जाता था, मतलब शांति सुख शांति से रहते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी है। एंड लॉ अबाइडिंग, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाई गई है, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग, यानी कि इनको कहते थे कि हाँ ये बढ़िया आदमी है। लेकिन जो नोमैडिक लोग थे, मतलब जो अपनी कैटल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनको क्रिमिनल बोल दिया गया, उनको क्रिमिनल बोल दिया गया। बताओ कैसा लगता है? अगर मान लीजिए कि आप सदियों से एक ही काम करते आ रहे हैं, आप सदियों से नोमैडिज्म भी फॉलो करते आ रहे हैं, पैस्टोरलिज्म भी फॉलो करते आ रहे हैं, और अचानक से कोई गवर्नमेंट आके आपको क्रिमिनल बोल दे, आपको कैसा लगेगा? तो वही हुआ पैस्टोरलिस्ट के साथ। इन 1871, ईयर कौन सा है? 1871 में क्या हुआ? द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। कौन सा एक्ट पास किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में पास करा। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि बहुत सारी कम्युनिटीज, क्राफ्ट्समैन की, ट्रेडर्स की, और साथ में पैस्टोरलिस्ट की, उनको क्या बोल दिया गया? उनको क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया गया। ये सब जो कम्युनिटीज थी, इनको क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया गया। ये तो हम चैप्टर 4 में पढ़े हैं कि ये सारी जितनी भी ट्राइब्स रहती थी उनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते थे ब्रिटिशर्स। They were stated to be criminal by nature and birth, by nature और by birth, दोनों तरीके से उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। They were not allowed to move without a permit, ठीक है। उनके उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला कि अगर आपको रहना है
तो आप एक जगह सेटल एरिया में रहो और आप यहाँ से वहां नहीं जा सकते बिना परमिशन के। तो अगर आपको यहाँ से वहां जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन तो लेनी पड़ेगी, और साथ में द विलेज पुलिस केप्ट अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम, यानी कि जो उनकी पुलिस होती थी वो एकदम नजर पे नजरें गड़ाए रखती थी। जो सेटल्ड लोग हैं भाई उन पे उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उन पे उतनी नजरें नहीं गड़ाई रहती थी जितनी नोमैडिक लोगों पे गड़ाई रहती थी। कब भाई यहाँ से वहां पहुंच गए, इसलिए इन पे नजर रखना बहुत जरूरी है, तो उस पर नजर भी रखते थे ये लोग। तो ये तो हो गया आपका तीसरा। अगर हम चौथा देखें, to expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. So tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods and even on एनिमल्स। मतलब कि क्या हुआ कि अपना रेवेन्यू, अपना पैसा, अपना टैक्स वगैरह सब बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने टैक्स को एकदम धड़ल्ले से इंक्रीज कर दिया। और इंक्रीज तो करा, साथ में हर एक चीज पर टैक्स लगा दिया। हर एक चीज मतलब लैंड पर भी टैक्स लगा दिया, कैनल वाटर यानी पानी पर भी टैक्स लगा दिया, नमक पर भी टैक्स लगा दिया, ट्रेडिंग गुड्स जो होते थे उन पर भी टैक्स लगा दिया, इवन एनिमल्स पर भी उसने टैक्स लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures, यानी कि अगर उनको किसी भी एनिमल पर ग्रेजिंग करवानी है, चारा चाहिए उसके लिए, तो उनको हर एक एनिमल के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। हर एक एनिमल के लिए, अगर 2 एनिमल है तो दोनों का टैक्स पे करो, 3 है तो तीनों का टैक्स पे करो। और 2-3 तो होते नहीं थे पेस्टोरलिस्ट के पास, बहुत बड़ी नंबर में होते थे। तो वही चीज है कि हर एक एनिमल पर टैक्स लगता था भाई। In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in the mid-19th century. ये सारे कांड mid-19th century के ही हैं। The tax per head of the cattle went up rapidly. अब इन्होंने क्या करा, वो जो टैक्स था उसको एकदम धड़ल्ले से इंक्रीज कर दिया। अब भाई डिक्रीज करे थोड़ी रह पाएंगे, तो ये इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या है, in the decades between the 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to contractors. अब ये जो right है ना वो contractors को दे दी गई कि हाँ आपको टैक्स कलेक्ट करना है। These contractors tried to extract as high a tax as they could recover the money they had paid to the state and earn as much profit they could. मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे ना वो इतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टैक्स लेते थे। लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि 100 रुपए आपको टैक्स लेना है, लेट्स सपोज जैसे इतना होता नहीं था, तो अगर 100 रुपए टैक्स बोला है गवर्नमेंट लेने के लिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे 150 लेते थे, ताकि क्या हो कि 100 तो वो स्टेट को दे देंगे, बाकी 50 रुपए इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 50 रुपए फायदा हो जाएगा। इस वजह से और भी ज्यादा पेस्टोरलिस्ट को टैक्स देना पड़ता था। जितना गवर्नमेंट ने बोला है उससे कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा टैक्स लेते थे, ताकि उनकी भी जेब भर सके, उनको भी प्रॉफिट मिल सके। तो गवर्नमेंट को, स्टेट को यानी कि 100 दे देंगे और अपने पास बाकी को 50 रख लेंगे, तो उनको भी फायदा हुआ। Within the year, by the 1880s, the government began collecting tax directly from the pastoralists. उसके बाद 1800, देखो 1800 यहाँ पर था ना, 1850 से 1880 तक क्या वो कॉन्ट्रैक्टर्स टैक्स कलेक्ट करते थे, बट 1880 में वापस से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डायरेक्टली पेस्टोरलिस्ट टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास, उन सबको ना एक पास मिला था। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में होता है, अगर हो सकता है आपकी क्लास में भी हो, मॉनिटर जो होता है ना उसके पास एक पास होता है। जैसे गर्ल्स का मॉनिटर है और बॉयज का मॉनिटर है, तो गर्ल्स के मॉनिटर के पास पास रहेगा, बॉयज के मॉनिटर के पास पास रहेगा। तो अगर मान लो गर्ल्स के मॉनिटर है, तो अगर गर्ल्स को क्लास से बाहर जाना है तो उसको गर्ल्स की जो मॉनिटर है ना उससे पास लेकर के बाहर जाना पड़ेगा। और मान लीजिए बाहर अगर कोई टीचर मिल गया, गलती से उसने बोला किससे पूछ करके आए हो, आप लोग मॉनिटर से पूछ कर आए, तो पास अगर टीचर ने देख लिया कि अच्छा हाँ पास मिला है, मतलब पास है इसके पास, मतलब हाँ ठीक है मॉनिटर से पूछ कर आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी पास मिलता था, पेस्टोरलिस्ट को पास दिया जाता था टू एंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट। अब उनको अगर ग्रेजिंग एरिया में जाना है तो उनको ऑफिशियल्स को पास दिखाना पड़ेगा कि देखो हमारे पास पास है। उसमें लिखा होता था, उसमें पूरा मेंशन होता था कि कितने एनिमल्स इनके पास हैं, कितने एनिमल्स को ग्रेजिंग करना अलाउ है, कितने एनिमल्स का इन्होंने टैक्स वगैरह पे कर रखा है। The number of cattle he had, the amount of tax he paid was entered on the pass. पास में सब कुछ लिखा होता था कि कितने एनिमल्स इनके पास हैं, कितने एनिमल्स को ले जाना अलाउ है, कितने एनिमल्स का इन्होंने टैक्स पे कर रखा है। तो उनके पास एक पास होता था, जैसे कि क्लास के मॉनिटर्स के पास होता है। ठीक है, अगर क्लास में किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को जाना है तो उसको वो पास लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, यानी कि पेस्टोरलिस्ट की लाइफ पे कैसे अफेक्ट पड़ा, देखिए ये सब चेंजेस की वजह से। तो अगर हम यहाँ पर देखें, these measures led to a serious shortage of pasture। बिल्कुल, pasture का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, है ना।
पास्चर का शॉर्टेज हो गया, यानी कि चारे की कमी हो गई। When grazing lands were taken over and turned into cultivated fields, the available area of pasture land declined. बिल्कुल, जहां पर पहले ग्रेजिंग होती थी अब वहां पर कल्टीवेशन हो रही है, तो पास्चर लैंड जो है वो तो कम होगी ही, सिंपल सी बात है। Similarly, the reservation of forest mean that shepherds and cattle herders could no longer freely pasture their cattle in the forest. अब पहले क्या था कि फॉरेस्ट में भी फ्रीली जब मन किया तब आप ग्रेजिंग करवा ले रहे हो, बट जब क्या हुआ, जब रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, तो वहां पे आपका जो टाइम था, जो लिमिटेशन थी वो फिक्स थी कि इतने टाइम तक करवा सकते हो, इतने दिन करवा सकते हो, या फिर आपको बस इतना ही करवाना है, इतने एरिया में ही करवाना है, भले पास्चर अवेलेबल है अगर दूसरे एरिया पे तो आ नहीं जाना। तो मतलब इन सभी चीजों से पैस्टोरलिस्ट को प्रॉब्लम हुई। एज पास्चर लैंड डिसअपीयर्ड अंडर द प्लाव, द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक लैंड हैड टू फीड ऑन व्हाटएवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन्ड। यानी कि जब क्या हुआ, पास्चर लैंड जो है जब वो डिसअपीयर, यानी कि जब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, तब क्या हुआ, अंडर द प्लाव, ठीक है, जब धीरे धीरे खत्म होने लगी तो जो भी एनिमल्स होते थे उनको वही ग्रेजिंग लैंड खानी पड़ती थी, मतलब वही लैंड पे ग्रेज करना पड़ता था, जो भी बचा कुचा है जैसा भी है सूखा फूका वही खाना पड़ता था। पहले क्या था, लश्रस ग्रीन एकदम ग्रास वो खाते थे, लेकिन अब क्या है, जो बचा कुचा है वही उनको मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। This led continuous intensive grazing of these pastures. Usually nomadic pastoralists graze their animals in one area and move to another. मतलब कि usually क्या करते थे, जो nomadic लोग थे वो एक एरिया पे ग्रेजिंग हो गई फिर दूसरे एरिया पे मूव कर जाते थे, राइट। तो वही चीज है, दिस pastoral movements allowed time for the natural restoration of vegetation growth. When restrictions were imposed on pastoral movement, grazing land came to be continuously used and quality of pasture declined. मतलब देखिए, हमने शुरू में ही ये चीजें क्लियर कर ली थी कि कैसे जो पास्चर लैंड है ना वो अपने में ही रिकवर होती रहती है। लेट्स सपोज अगर ये आपका पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन्स हमने देखा है, तो ठंडियों में कहाँ रहते थे, वो सब नीचे रहते थे। लेट्स सपोज पूरी ठंडी नीचे की जो ग्रास है, नीचे की जो घास है वो सब कुछ खत्म हो गई पूरी ठंडी, फिर क्या होगा, गर्मी में ऊपर जाएंगे, तो जब गर्मी में ऊपर जाएंगे तो जितनी दूर वो नीचे, जितने दिन तक वो नीचे रहे थे उतने दिन में तो ऊपर बहुत अच्छी अच्छी घास हो जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी घास हो जाएगी। अब यहाँ वाली जो घास है वो अभी क्या हो गई, लेट्स सपोज खत्म हो गई, अभी खत्म हो गई, लेकिन ऊपर वाली अभी है, ऊपर वाली अभी है, ऊपर वाली भी बची हुई है, तो ऊपर वाली जब खा करके लोग खत्म कर देंगे, जब ऊपर वाली खा करके खत्म कर देंगे और फिर नीचे आएंगे तो नीचे वाली हो जाएगी, तब तक नीचे वाली हो जाएगी, समझ रहे हैं। मतलब कि इससे क्या होता था, लेट्स सपोज अगर एक ही एरिया है आपके पास, अगर इतना बड़ा लैंड है उसमें अगर दो पार्टीशन है, ठीक है, अगर बार बार यहीं पे आप ग्रेजिंग करवाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ की सारी घासें खत्म हो जाएंगी। फिर लेट्स सपोज यहाँ पे खूब ढेर सारी घासें हैं, ठीक, तो यहाँ का मान लीजिए खत्म हो गया तो आप यहाँ मूव कर गए। अब जब आप यहाँ मूव कर गए तो यहाँ तो भी बहुत घास है, बहुत घास है, तो जब तक ये खत्म होगी तब तक यहाँ पर बहुत सारी घास वापस से रिस्टोर हो जाएगी, वापस से उग जाएंगी। तो वही चीज है कि पहले क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इससे जो पास्चर लैंड थी वो अपने आप में ही रिकवर हो जाती थी, अपने आप को ही रिस्टोर कर लेती थी। लेकिन जब ये सभी रिस्ट्रिक्शंस आपकी आ गई तब क्या हुआ, एक ही लैंड पर बार बार जो बचा कुछ रहता तो वहीं पे ग्रेजिंग करनी पड़ती थी, जिस वजह से जो मतलब क्वालिटी थी पास्चर की वो एकदम गिर गई, ठीक है। लश्रस ग्रीन उनको ग्रास मिलती नहीं थी, जो बची कुछ मिलती थी वहीं पर ग्रेजिंग करनी है, हमेशा वहीं पर करनी है, तो इससे पास्चर की जो है वो तो और गिरती रहेगी, और एक दिन ग्रेजिंग तो होती नहीं है, एक दिन रोज रोज होती है, ठीक। This in turn created a further shortage of forage for animals and the deterioration of animal stock. Undeferred cattle died in large number during the scarcity and famines. मतलब कि इस वजह से क्या हुआ कि कमी हो गई पास्चर की, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि इसी वजह से मर गए, कमी की ही वजह से मर गए। स्कैरसिटी मतलब क्या, कमी की ही वजह से मर गए, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स। अब यहाँ पर देखिए मैप में हमने बात की थी गुज्जर बकरवाल्स की बात की थी, और हमने बताया था कि वो कहाँ पर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो देखिए ये है, ठीक है, गड्डीज, भोतियाज, गुज्जर्स, ठीक है, यहाँ पर हैं बंजाराज, रायकाज, राजस्थान में, तो देखिए राजस्थान का एरिया है, राजस्थान में रहते थे। बंजाराज मैंने बताया था, बंजाराज कहाँ रहते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू में महाराष्ट्र के, ठीक, तो वहीं पर हैं। धनगर्स देखिए, कुरुमाज, कुरुबाज, गोलाज, वो सब भी यहीं पर हैं। तो जो एरिया था उसका आपको मैप में गिवन है कि यहाँ इस एरिया में ये लोग रहते हैं, ठीक है।
हाउ डिड द pastoralists cope with these changes? ठीक है, अब इनसे उनको छुटकारा कैसे मिला, इनसे उनको अब छुटकारा कैसे मिला? pastoralists reacted to these changes in a variety of ways. ठीक है, रिएक्शन उन्होंने दिया अलग अलग तरीके से. some reduced the number of cattle in the herds since there was not enough pasture to feed large numbers. मतलब कि बहुत लोगों ने क्या करा, पहले जिनके पास, बहुत लोगों की बात हो रही है, तो बहुत लोगों ने क्या करा, कुछ लोगों ने क्या करा, जिनके पास पहले 200 कैटल्स थी तो उसका नंबर घटा करके 100 कर दिया, क्योंकि भाई पास्चर कम था ना, इस वजह से घटा दिया. Other discovered new pastures when movement to old grazing grounds become difficult. कुछ लोगों ने क्या करा, कुछ लोगों ने नए नए पास्चर डिस्कवर करना स्टार्ट किए, नए नए एरियाज डिस्कवर करना स्टार्ट किए कि अगर यहाँ का पास्चर खत्म हो गया तो उस एरिया पे जाएंगे जहाँ पर रिजर्व नहीं है. After 1947, the camel and sheep herding Raikas, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of the Indus. मतलब क्या हुआ, आफ्टर 1947 मतलब अपना देश आजाद हो चुका था, ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जो कैमल और शीप हर्डर्स थे, कौन, राइकाज जो थे, वो अब जो सिंध एंड ग्रेज, सिंध कहाँ पे, पंजाब में, पंजाब एंड सिंध, ठीक, तो वहां पर जो इंडस नदी है, जो इंडस रिवर है, उसके किनारे क्या होते थे, पास्चर वगैरह होते थे सब, तो वहां पर अब वो ग्रेजिंग नहीं कर पा रहे थे. पहले कर लेते थे बट 1947 के बाद भी वहां पर उनको ग्रेजिंग का हक नहीं था कि वहां पर वो ग्रेजिंग नहीं करेंगे सिंध में जो इंडस रिवर है उसके पास में. द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट. अब पहले क्या था, इंडिया पाकिस्तान एक था ना यार, बाद में क्या हुआ, बाउंड्री खड़ी हो गई तो इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, तो इस वजह से भी उनकी मूवमेंट थोड़ी बहुत रुक गई, क्योंकि उधर भी तो जाते थे वो अपनी ग्रेजिंग करवाने. So they had to find new places to grow. तो इसकी वजह से उनको नए नए प्लेसेस को फाइंड करना पड़ा, ठीक है. In recent years they have been migrating to Haryana where sheep can graze on agriculture fields after the harvest are cut. This is the time that the fields need manure that the animals provide. वही चीज है कि अब recent years में क्या हो रहा है कि लोग हरियाणा में जाते हैं माइग्रेशन करने के, तो हरियाणा में जाते हैं, वहां पर जो शीप्स हैं जब हार्वेस्ट कट हो जाती हैं तो वहां पर वो मैन्योर प्रोवाइड करते हैं और उनके बदले में उनको ग्रेजिंग करने को मिलती है. ओवर द इयर्स सम रिचर पैस्टोरलिस्ट बिगिन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन. अब कुछ जो रिच पैस्टोरलिस्ट हैं, सब गरीब ही नहीं होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, जैसे कि पीजेंट्स में भी था, तो थर्ड एस्टेट में जो पीजेंट्स थे चैप्टर 1 वगैरह में, 2 में, 3 में, तो उसमें भी क्या होते थे, कुछ अमीर भी तो थे, कुछ बिग पीजेंट्स होते थे, कुछ छोटे पीजेंट्स होते थे. तो वैसे यहाँ पर जो अमीर पैस्टोरलिस्ट हैं उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने लैंड को खरीदना शुरू कर दिया और वहां पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया, गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ, और उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया. जैसे होता है ना, चैप्टर 4 में भी देखा हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ करके ट्रेडिंग ज्वाइन कर ली थी, ठीक है. ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन मतलब कि रूट्स को कलेक्ट करना, रूट्स कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना फॉरेस्ट से, इन सब को छोड़ दिया था लोगों ने, और साथ में फिशिंग वगैरह हो गया, हंटिंग हो गया, ये सब कुछ छोड़ दिया और फॉरेस्ट गुड्स की ट्रेडिंग में लोग इंक्लूड हो गए. सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है कि बहुत से लोगों ने अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया और नई नई लैंड को खरीद करके सेटल होना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया घर वर बनवा लिया, अपने बीवी बच्चों के साथ मस्त रहने लगे, सेटल हो गए, अपनी नोमैडिक लाइफ उन्होंने छोड़ दी. Some became settled by peasants cultivating land. और कुछ लोग सेटल हो गए तो उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, यानी कि देखो बहुत से लोगों ने सेटल होकर के कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि पीजेंट बन गए वो पैस्टोरलिस्ट से. अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, कुछ ट्रेडर बन गए, उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी पूरी. मैनी पुअर पैस्टोरलिस्ट, अब रिच लोगों ने तो यही करा कि छोड़ दिया, तो कल्टीवेटर बन गया कोई, तो कोई ट्रेडर बन गया, तो कोई सेटल ही हो गया क्योंकि अमीर थे भाई. जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे ऑन द अदर हैंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू सर्वाइव. उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें जो मनी लेंडर्स होते थे वो पैसे लेते थे उनसे सर्वाइवल के लिए अपने. एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप एंड बिकम लेबरर्स वर्किंग ऑन फील्ड्स ऑन स्मॉल टाउन्स. और उनको धीरे धीरे उनको पैसे की कमी होने लगी और उन्होंने अपने शीप्स को, अपने कैटल्स को, सबको बेच दिया. उसके बाद लोगों की फील्ड्स पर वो काम करने लगे एज अ लेबर या फिर छोटे मोटे टाउन्स में काम करने लगे. Yet pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades. हर जगह पर कमी नहीं हुए, कहीं कहीं पर बढ़े भी हैं पिछले 10 सालों में. When pasture land in one place was close to them, they changed the direction of their movement. ठीक है, जब एक जगह की pasture land उनके लिए खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तब वो अपनी मूवमेंट दूसरी तरफ कर लेते हैं.
reduce the size of the herd, combined pastoral activity with other forms of income and adapted to the changes in the modern world। यानी कि अब मॉडर्न वर्ल्ड है भाई, अब कहाँ पर आप इतनी कैटल्स लेकर के घूमोगे एक से जगह दूसरी जगह। अब इंडस्ट्रीज बन रही है, इतनी खाली आपको लैंड नहीं मिलेगी जहाँ आप ग्रेजिंग करवा सको 300-400 कैटल्स को, तो इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि वर्ल्ड अब मॉडर्न हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और इतनी अब लैंड भी खाली नहीं है। इस वजह से बहुत से ऐसे पेस्टोरलिस्ट हैं जिन्होंने या तो अपनी कैटल्स का नंबर कम कर लिया कि जहाँ पहले 400-500 वहां 50-85 रखते हैं, कम कर लिया, या तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न चेंजेस को एक्सेप्ट करा। ठीक, many ecologists believe that in dry regions and in the mountains pastoralism is still ecologically the most viable form of life। बहुत से इकोलॉजिस्ट ऐसा भी सोचते हैं कि माउंटेन्स में या फिर ड्राई रीजन्स में जो पेस्टोरलिज्म है वो फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीका है जिंदगी का। Such changes were not experienced only by pastoral communities in India. In many other parts of the world, new laws and settlement patterns forced pastoral communities to alter their lives। ठीक है, सिर्फ इंडिया में पेस्टोरल कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा था, और भी जगह पर, तो क्योंकि सिर्फ इंडिया में पेस्टोरल कम्युनिटीज नहीं है, और भी कंट्रीज में भी पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं। उसके बाद क्या है, इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड न्यू लैंड्स एंड सेटलमेंट्स पैटर्न फोर्स पेस्टोरल कम्युनिटीज टू अल्टर देयर लाइव्स। न्यू इंडस्ट्रीज बन रही हैं, सेटलमेंट हो रहे हैं, नए नए लॉज आ रहे हैं, इस वजह से उनको अपनी पेस्टोरल कम्युनिटी को अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ा था। हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर कोप विद दीस चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कैसे इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस चेंजेस से, मतलब चेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट करा, कैसे इन चेंजेस पे फर्क पड़ा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए, पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पेस्टोरलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे, यानी कि इंडिया में कैसे आया पेस्टोरलिज्म। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका में पेस्टोरलिज्म के बारे में, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही पेस्टोरलिज्म नहीं था, बाकी कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका वहां पर भी था। लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वर्ल्ड पेस्टोरल पॉपुलेशन लाइव्स। इवन टुडे ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी कि आज भी अफ्रीका में 22 मिलियन लोग आज भी किस पर डिपेंड हैं, पेस्टोरल एक्टिविटीज पर डिपेंड हैं। They include communities like Bedouins। देखिए, हमारे इंडिया में जैसे कम्युनिटीज थी अलग अलग, वैसे ही अफ्रीका में भी कम्युनिटीज हैं। तो देखिए, इसमें है बिदोइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। तो ये सारी कम्युनिटीज हैं, कहाँ की, अफ्रीका की पेस्टोरल कम्युनिटीज है, राइट, जिसमें हमें मसाई के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। Most of them now live in the semi-arid grassland। Semi-arid मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। Semi-arid मतलब क्या होता है, एरिड मतलब होता है जहां पर रेनफॉल नहीं होती है, बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है, और उसके आगे सेमी लग गया तो मतलब इतनी भी कम रेनफॉल नहीं होती है, बट हाँ कम रेनफॉल होती है, मतलब कि सूखा तो है लेकिन थोड़ी मोड़ी रेनफॉल हो जाती है, इसलिए वहां पर कांटे वाले पौधे उगते हैं। और एरिड डेजर्ट्स मतलब डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मतलब वहां तो बारिश ही नहीं होती है, इसलिए इसके आगे सेमी नहीं लगा है, सिर्फ एरिड डेजर्ट्स है। Where rain-fed agriculture is difficult. They raise cattle, camels, goats, sheep and donkeys, and they sell milk, meat, animal skin and wool। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता था, कल्टीवेशन करते थे, साथ में पेस्टोरलिज्म अपनाते थे, या फिर साथ में ट्रेडिंग वगैरह भी करते थे। सिमिलरली अफ्रीका में भी वो लोग क्या कैटल्स को, कैबल्स को, गोट्स को, शीप्स को और साथ में डंकीज को क्या करते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं, और साथ में दूध बेचते हैं, मीट बेचते हैं, एनिमल्स की स्किन बेचते हैं और वूल बेचते हैं। ठीक, Some also earn through trade and transport। कुछ ऐसे भी है जो कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के थ्रू अर्निंग करते हैं। Other combine pastoral activity with agriculture। कुछ लोग पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करते हैं। Still others do a variety of odd jobs to supplement their meager and uncertain earning from pastoralism। Pastoralism से जो उनकी अर्निंग होती है बहुत ही थोड़ी मोड़ी होती है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, छोटी मोटी जॉब वगैरह भी कर लेते हैं। ठीक, बहुत से ऐसे भी हैं। Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods। What have these changes been? जैसे इंडिया में पेस्टोरलिस्ट जो थे उनकी लाइफ में
चेंजेस आ गया, अफेक्ट पड़ा अंडर कॉलोनियल रूल। सिमिलरली अफ्रीका के भी जो पेस्टोरलिस्ट थे उनके लाइफ पर भी ऐसे ही चेंजेस देखने को मिले थे, इसीलिए हमें अफ्रीका का ही पढ़ना है बिकॉज दैट इज सिमिलर टू इंडिया। जैसे चैप्टर 4 में जो इंडिया की कंडीशंस थी, इंडिया की फॉरेस्ट की कंडीशंस थी, वो सिमिलर टू जावा, जावा की फॉरेस्ट की कंडीशंस के साथ वो सिमिलर थे, इस वजह से हमने जावा पढ़ा। सिमिलरली यहाँ पर अफ्रीका का सिमिलर है तो हमें अफ्रीका का पढ़ना है। ये देखिए ये लिखा है अ व्यू ऑफ मसाई लैंड विथ किलिमंजारो इन द बैकग्राउंड। किलिमंजारो वहां की एक जगह है और ये मसाई लैंड है, मतलब मसाई ने पढ़ा एक कम्युनिटी है तो वहां की ये व्यू है। ठीक, वहां के लोग कैसे सब रहते हैं। अब देखिए इस मैप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक अफ्रीका का ये मैप है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे मसाई है, यहाँ पे भी मसाई है, यहाँ पे मसाई है, यहाँ सोमाली है, यहाँ पर भी सोमाली है, यहाँ पे दोरान है और यहाँ पे तुर्काना है। ठीक, we will discuss some of these changes by looking at one pastoral community, the Maasai। मैंने बोला हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, मसाई पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में ही पढ़ेंगे अफ्रीका में। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले, मसाई के बारे में पढ़ने वाले इन सम डिटेल। द मसाई कैटल हर्डर्स लिव primarily in the East Africa। यहाँ पर 3 lakh in southern Kenya and another 1,50,000 in Tanzania। We will see how new laws and regulations took away their land and restricted their movement. This affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationships। मतलब कि जो मसाई कम्युनिटी है, अगर हम बात करें तो मसाई कैटल हर्डर्स जो हैं वो प्राइमरली ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ईस्ट अफ्रीका में उनकी पॉपुलेशन 3 लाख है। ठीक है, इन साउदर्न केन्या, केन्या अफ्रीका में एक जगह है, तो साउदर्न केन्या में उनकी पॉपुलेशन 3 लाख है और उसके बाद तंजानिया में उनकी पॉपुलेशन 1.5 लाख है। ठीक है, तो जस्ट उसका डबल है आपका केन्या में। ठीक है, यानी कि ईस्ट अफ्रीका, साउदर्न केन्या। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 1.5 लाख है उनका तंजानिया में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए। Where have the grazing lands gone? ये जो ग्रेजिंग लैंड्स थी उनकी वो कहाँ चली गई, तो देखिए one of the problems the Maasais have faced is the continuous loss of their grazing land। सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम में कोई एक प्रॉब्लम थी उनकी वो ये थी कि वो कंटिन्यूअसली अपनी ग्रेजिंग लैंड्स को खोते जा रहे थे। Before colonial times, Maasai land stretched over a vast area from North Kenya to the steppes of northern तंजानिया। मतलब कि जब कॉलोनियल पीरियड नहीं आया था तो कॉलोनियल पीरियड के पहले ये जो लोग थे वो वास्ट एरिया पे ग्रेजिंग वगैरह सब करते थे, यानी कि नॉर्थ केन्या से लेकर के नॉर्दर्न तंजानिया तक। ठीक है, इन द लेट 19th century यूरोपियन इंपेरियल पावर्स scrambled for territorial possessions in Africa, slicing up the region into different colonies। In 1885, Maasai land was cut into half, with an international boundary between British Kenya and German Tanganyika। यानी कि वहां पर क्या हुआ कि मसाई की जो लैंड थी ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया 1885 में, यानी कि 2 ऐसे बाउंड्री बना दी गई, एक था ब्रिटिश केन्या, दूसरा वाला था जर्मन तंजानिका। Subsequently, the best grazing lands were gradually taken over from white settlement and the Maasai were pushed into a small area। देखो अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है, ब्लैक्स की है, मतलब वहाँ पे काले लोग रहते हैं। ठीक, तो जो उनकी सबसे ज्यादा जो ग्रेजिंग लैंड थी ना वो व्हाइट सेटलमेंट, मतलब गोरे लोगों की तरह, जो फिरंगी आए थे, हमारे में तो फिरंगी आए थे ना, तो ऐसे ही वहां पे जो फिरंगी आए थे, गोरे गोरे लोग आए थे ब्रिटिश के, जर्मनी के, उन सब ने वो लैंड ले ली, उनसे छीन ली। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग काले होते थे तो जो गोरे लोग आए उन्होंने उनसे वो लैंड उनकी छीन ली। साउथ केन्या एंड नॉर्थ तंजानिया, द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स। ठीक है, उन्होंने अपनी प्री कॉलोनियल लैंड्स का 60% खो दिया। They were confined to an arid zone with uncertain rainfall and poor pastures। अब उनको कहाँ जाना पड़ा, अब उनको एक ऐसी जगह पर जाना पड़ा, ऐसे एरियाज पे उनको ग्रेजिंग करवानी पड़ी जहाँ पर रेनफॉल भी बढ़िया नहीं होती है और साथ में पास्चर भी बहुत ही खराब है। From the late 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation। जैसे इंडिया में उन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए बोला था, सिमिलरली वहां पर भी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में इन्होंने क्या करा, इन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करा कि वो कल्टीवेशन करें, ग्रेजिंग ना करें। As cultivation expanded, pasture land were turned into cultivating fields।
मतलब जहां पर पहले अब कभी ग्रेजिंग होती थी वहां पर अब कल्टीवेशन हो रहा है, तो पास्चर लैंड कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट हो रही है, जिस वजह से मसाई कम्युनिटी को और भी ज्यादा लॉस हो रहा है। इन प्री colonial times the Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors both economically and politically. By the end of colonial rule the situation has reversed. मतलब क्या हुआ कि प्री colonial times जो मसाई पैस्टोरलिस्ट थे उनको डोमिनेट करने जाने लगा, जो उनके एग्रीकल्चर नेबर्स यानी कि जो उनके पड़ोसी होते थे जो कि एग्रीकल्चर करते थे, तो इकोनॉमिकली उनको डोमिनेट करना जाने लगा और पॉलिटिकली भी उनको डोमिनेट करा जाने लगा, जैसे कि इंडिया में करा जाता था। तो बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल यानी कि जब कॉलोनियल रूल वहां पर खत्म हो गया, जब अफ्रीका में भी कॉलोनियल रूल जब खत्म हुआ, तो ये जो सिचुएशन थी ना जस्ट उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड वर टर्न्ड इनटू गेम रिजर्वर्स लाइक द मसाई मारा एंड सांबुरु नेशनल पार्क इन केन्या एंड सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। ठीक है, जो ग्रेजिंग लैंड थी वो किसमें, वो मतलब पार्क में कन्वर्ट हो गई। जो ग्रेजिंग लैंड थी बड़ी बड़ी किसमें कन्वर्ट हो गई, पार्क में कन्वर्ट हो गई। देखिए लाइक मसाई मारा एंड सांबुरु नेशनल पार्क, ये एक पार्क हो गया। ठीक है, मसाई मारा एंड सांबुरु नेशनल पार्क इन केन्या। केन्या में मैंने बताया केन्या में थी, केन्या में कितने थी 3 लाख और तंजानिया में 1.5 लाख। तो केन्या में क्या हुआ, जो उनकी ग्रेजिंग लैंड थी उसको मसाई मारा एंड सांबुरु नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया, केन्या में हुआ। एंड सेरेंगेटी पार्क, और सेरेंगेटी पार्क कहां पे कर दिया गया, तंजानिया में कर दिया गया, वहां पे ये स्टैब्लिश कर दिया गया। नाम क्या था उसका, सेरेंगेटी पार्क, ये तंजानिया में हुआ। पैस्टोरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स, और जो पैस्टोरलिस्ट थे क्योंकि अभी पार्क बन चुका, गेम का एरिया बन चुका, तो वहां पर एंटर करना उनको अलाउ नहीं था। दे कुड नीदर हंट एनिमल्स नॉर ग्रेज देयर हर्ड्स इन दीज एरियाज। वो उन एरियाज में ना तो हंटिंग कर सकते हैं, ना तो हंटिंग करेंगे और ना ही ग्रेजिंग। Very often these reservoirs were in areas that had traditionally been regular grazing grounds for Maasai herds. The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,760 kilometer of Maasai grazing land. Maasai की जो grazing land थी उससे के 14,760 किलोमीटर की लैंड पर इस पार्क को बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, सेरेंगेटी नेशनल पार्क था। तो आप सोचिए इस वजह से, और वहां पर उनका जाना भी रिस्ट्रिक्टेड था, तो इस वजह से कितना नुकसान हुआ होगा। देखिए ये कुछ मसाई पैस्टोरा लिस्ट है, ठीक है, जिनका आप इमेज में देख सकते हैं, ये मसाई पैस्टोरा लिस्ट है। ठीक, ये ऐसे ही वो लोग अपना सब पैस्टोरलिज्म करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। The loss of the finest grazing lands and water resources were created pressure on the small area of land that the Maasai were confined within. यानी कि क्या हुआ कि जो लैंड अब उनके पास बची कुची थी उनमें क्या हुआ, उनकी जो लॉस थी ग्रेजिंग लैंड्स की, उनका लॉस और वाटर रिसोर्सेज का लॉस। ठीक है, उन्होंने वो जो स्मॉल एरिया ऑफ लैंड थी उस पर ने प्रेशर क्रिएट करा। कंटिन्यूअस ग्रेजिंग विद इन अ स्मॉल एरिया इनएविटेबली मीन द डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पैस्चर। सिमिलरली इंडिया से रिलेट करके देखिए, इंडिया में भी वही चीज हुई, जो बची कुची लैंड थी वहीं पर ग्रेजिंग करवानी पड़ती थी, जहाँ ना तो बढ़िया रेनफॉल होती थी, ना ही बढ़िया लैंड होती थी, ना ही बढ़िया पास्चर होता था। सिमिलरली वहां पर भी हुआ, बच्ची कुछ लैंड्स पर ग्रेजिंग करवानी पड़ती थी, और जब एक ही जगह बार बार ग्रेजिंग होगी तो वहां का जो पास्चर का क्वालिटी है वो खराब होगा, रिड्यूस होगा। वही चीज यहाँ पर भी हुई। देखिए, फॉडर वाज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। फॉडर मतलब चारा, बहुत शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं, फॉडर मतलब चारा। तो फॉडर वाज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, उसकी सप्लाई बहुत ही शॉर्ट होती थी। फीडिंग द कैटल बिकम अ persistent प्रॉब्लम, यानी कि कैटल्स को फीड करना बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गई, बड़ी समस्या आ गई। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। इन द 19th century African pastoralists could move over vast areas in search of pastures। ठीक है, 19th century में क्या हुआ कि जो अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट थे वो क्या कर सकते हैं, वो वास्ट एरियाज यानी कि पैस्चर की सर्च में वो बहुत ही बड़े बड़े एरियाज में अब मूव कर सकते थे। When the pasture was exhausted in one place, they moved to a different area to graze their land। जब एक जगह से पास्चर खत्म हो जाता था या फिर सूख जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। उसके बाद क्या है, from the late 19th century the colonial government began imposing various restrictions on their mobility। और लेट 19th century में क्या हुआ कि जो colonial government थी वो उनके ऊपर बहुत ही
तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगी उनकी मूवमेंट पर। लाइक द मसाई, अदर पेस्टोरल ग्रुप्स वर आल्सो फोर्स्ड टू लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। जैसे कि मसाई कम्युनिटी थी, वैसे ही अलग अलग जो कम्युनिटी थी उनको फोर्स करा जाने लगा कि वो एक स्पेशल रिजर्व्स में सेटल्ड एरिया में रहें। द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व्स बिकम द लिमिट्स within which they could now move, यानी कि एक लाइन बना दी गई, एक बाउंड्री बना दी गई, वो उनकी लिमिट होती थी कि सिर्फ इतने दूर तक आप मूव कर सकते हैं, इसके आगे आप जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सीधी सी बात है। ठीक, they were not allowed to move out with their stock without special permit। अगर उनको उसके बाद जाना है तो उसके लिए उनको परमिट लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड इट वाज डिफिकल्ट टू गेट परमिट्स विदाउट ट्रबल एंड हैरेसमेंट, और ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि उनको बड़ी आसानी से परमिशन मिल जाए बिना किसी हैरेसमेंट के और बिना किसी दिक्कत के। तो अगर उनको परमिशन भी लेनी पड़ती थी उसके लिए उनको बहुत हैरेसमेंट झेलना पड़ता था, ट्रबल वगैरह झेलना पड़ता था। Those found guilty of disobeying the rules were severely punished। और जिनको पाया जाता था कि वो रूल्स को डिसओबे कर रहे हैं, रूल्स को मान नहीं रहे, ओबे नहीं कर रहे, उनको बहुत ही बुरी वाली पनिशमेंट मिलती थी। Pastoralists were also not allowed to enter the markets in white areas। जैसा अगर आपने सिविक्स पढ़ी होगी तो सिविक्स का चैप्टर 2 में यहाँ पर बोला गया है कि क्या हुआ था। सिविक्स के चैप्टर 2 में हमने एक अपार्थाइड सिस्टम पढ़ा था, वो ओके समझाती है। सिविक्स के चैप्टर 2 में क्या है, ये तो हिस्ट्री है। सिविक्स के चैप्टर 2 में क्या है, एक अपार्थाइड सिस्टम है, मतलब जहां पर एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कंट्री में, हमारी कंट्री में भी जब आए थे ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस, तो ये बोलकर आए थे हम तो ट्रेड करेंगे, राइट। बट वो ट्रेड करते 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 हमने उंगली पकड़ाई, उन्होंने पूरा हाथ पकड़ लिया। सिमिलरली वहां पर भी उन्होंने ये बोल करके आए, क्योंकि यूरोपियन तो भाई जो यूके के लोग होते थे, ब्रिटेन के लोग होते थे, जर्मनी के लोग होते थे, ये सब फ्रांस के लोग होते थे, पुर्तगाल के लोग होते थे, ये सब तो बहुत बुरे बुरे होते थे, और साउथ अफ्रीका के लोग बहुत ही काले होते थे। तो इस वजह से ये जो गोरे लोग थे ना, वो काले लोगों को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते थे, उनको ऑप्रेस करना स्टार्ट कर देते। दैट वाज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। तो वही चीज हो रही थी कि उनको जो व्हाइट पीपल थे, जो गोरे लोग थे, वो काले लोगों को हर तरीके से हैरेस करते थे, हर तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। यहाँ तक कि पूल्स पर, बीचेस पर, थिएटर्स पर, हॉस्पिटल्स पर, चर्चेस पर, हर एक जगह एक चप्पा चप्पा उनको अलग कर दिया गया था। व्हाइट का एरिया अलग है, ब्लैक का एरिया अलग है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दिया, चलो इतना व्हाइट को दे दिया, इतना ब्लैक को दे दिया। सबसे सुंदर वाली चीज व्हाइट रखते थे, घटिया वाली चीज ब्लैक को दे देते थे, ठीक है। तो यानी कि हर तरीके से ब्लैक लोगों को डोमिनेट करा जाने लगा, उनको रिस्ट्रिक्शंस थी व्हाइट के एरियाज में जाने से। तो वही चीज है, पैस्टोरलिस्ट जो थे वो व्हाइट लोगों की मार्केट में जाना भी उनको अलाउ नहीं था, राइट, इन मेनी रीजन्स। तो वही चीज है सिविक्स में, वही है कि बाद में फिर बहुत सारे लोग स्ट्राइक वगैरह करते हैं, तो ये सिस्टम अपार्थाइड सिस्टम हटता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप सिविक्स पढ़े होंगे चैप्टर 2 तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि व्हाइट लोग कैसे ब्लैक लोगों को डोमिनेट करते थे। पैस्टोरलिस्ट भी वहीं के थे, ब्लैक थे, काले लोग थे। इन मेनी रीजन्स दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। और साथ में ट्रेडिंग वगैरह सब कौन करता था, गोरे लोग करते थे, अमीर लोग करते थे, गोरे लोग करते थे। तो उनको तो गोरे लोग है भैया, तो गोरे लोग है तो काले लोगों को काहे कौन देंगे। तो इस वजह से उनको ट्रेड वगैरह से भी, किसी भी तरीके के ट्रेड से भी उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया। White settlers and European colonists saw pastoralists as dangerous and savage people with whom all contact had to be minimized। यानी कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को ना डेंजरस मानते थे, खतरनाक मानते थे, अजीब मानते थे। इनके साथ जितने भी कांटेक्ट है वो सब कम रखो, इनके साथ ज्यादा कांटेक्ट में मत आओ। Cutting off all link was however never really possible because white colonies had to depend on black labor to bore mines and build roads and towns। अब देखो, अगर मान लो जैसे हमारे इंडिया में भी था, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स खुद ही लेबर कर रहे थे, लेबर तो वो इंडिया वालों को उठाते थे ना, इंडिया वालों से लेबरिंग करवाते थे, इंडिया वालों को लेबर। सिमिलरली वहां पर भी जो अफ्रीका के लोग थे, लेबर्स के लिए उनको चाहिए था, तो व्हाइट्स का ब्लैक लोगों से एकदम ही कांटेक्ट कट कर देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रोड्स बनाने हैं, टाउन्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, तो उनके लिए लेबर चाहिए। लेबर कौन करेगा, लेबर कहां से आएंगे, काले लोग करेंगे ना लेबर का काम। इस वजह से, ठीक है, the new territorial boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists. This adversely affected both their pastoral and trading activities। यानी कि इस वजह से उनके ऊपर अचानक ही सारे रिस्ट्रिक्शंस, सारे लॉज वगैरह सब थोप दिए गए, जिस वजह से उनको बहुत सारे अफेक्ट हुए उनकी पेस्टोरल एक्टिविटीज पर भी और ट्रेडिंग की एक्टिविटीज
पर भी। अर्लियर पैस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ड्स बट ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। पहले क्या होता था कि पैस्टोरलिस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स की ही हर्डिंग करवाते थे, एनिमल्स की ग्रेजिंग करवाते थे, नहीं, ट्रेडिंग में भी वो इंक्लूड रहते थे, बट अब नहीं हो पा रहा था। The restrictions under colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions. Entirely मतलब completely उनकी ट्रेडिंग नहीं रुकी, but फिर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। When pastures dry. Next topic is when pastures dry. Drought affects the life of pastoralists everywhere. Drought मतलब सूखा पड़ जाना। तो जब सूखा पड़ जाता था तो इससे pastoralist की लाइफ तो और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाती थी। When rain falls and pastures are dry. When rains fail, मैं भी बोलूँ रेनफॉल हो रहा है तो पास्चर कैसे सूखेगा? When rains fail, ठीक है, जब रेन नहीं होती थी तो पास्चर सूख जाते थे। Cattle are likely to starve unless that they can move to areas where forage is available, ठीक है। तो यानी कि जो उनकी कैटल्स थी उनको भी बहुत ही कम ऐसे एरियाज मिलते थे जहाँ पर फोरेज क्या हो, यानी जहाँ पे चारा क्या हो, अवेलेबल हो। That's why traditionally pastoralists are nomadic. ट्रेडिशनली अपने कर्म से ट्रेडिशनली वो क्या थे, नोमैडिक थे, पैस्टोरलिस्ट थे। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो एक जगह सूखा पड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं पूरी कंट्री में ही सूखा पड़ा है, तो एक जगह सूखा पड़ गया तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो इस वजह से उनका सर्वाइवल हो जाएगा ना। हो सकता है यहाँ सूखा है वहाँ सूखा ना हो, ठीक, तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते थे तो इस वजह से उनकी क्राइसिस को वो अवॉइड कर पाते थे और साथ में उनके बुरे वक्त भी बड़े ही बढ़िया से निकल जाते थे। बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड, लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड आया द मसाई वर बाउंड डाउन टू अ फिक्स्ड एरिया। उनको एक फिक्स्ड एरिया में ही रहना पड़ता था, उनको फोर्स करा जाता था एक फिक्स्ड एरिया में रहना, जैसे कि हमारे इंडिया के पैस्टोरलिस्ट को करा गया। कन्फाइंड विद अ रिजर्व and prohibited from moving in search of pastures। और pasture की सर्च में यहाँ से वहाँ मूव करते रहना prohibit यानी कि मना था। They were cut off from the best grazing lands। उनको जो सबसे बढ़िया ग्रेजिंग लैंड होती थी उससे तो बाहर निकाल दिया गया और and forced to live within a semi-arid tract prone to frequent droughts। यानी कि और ऐसी जगह पर रहने के लिए फोर्स करा गया जहाँ पर semi-arid conditions है, मतलब जहाँ पर थोड़ी मोड़ी बारिश होती है, सूखा ही पड़ा रहता है, थोड़ी मोड़ी बारिश होती है और हमेशा सूखा ही पड़ा रहता है। Since they could not shift their cattle to places where pastures were available, large number of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी कैटल्स मर गए बिकॉज ऑफ स्कैरसिटीज, ठीक है, स्कैरसिटीज की वजह से मर गए। सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ कि उनको अलाउ नहीं था कि अगर यहाँ पर पास्चर अवेलेबल है तो यहाँ से वो अपने कैटल्स को यहाँ लेकर के आ पाए, नहीं, ये अलाउ नहीं था। इस वजह से जो बहुत सारे मसाई कैटल्स हैं जो वो मर गई इन द ईयर्स ऑफ ड्राउट्स, यानी कि जब भी सूखा पड़ रहा था तो बहुत सारी कैटल्स मर जाती थी क्योंकि उनको पास्चर नहीं मिलता था। एन इंक्वायरी in 1930 showed that the Maasai in Kenya possessed 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, and 1,71,000 donkeys. In just 2 years of severe drought, 1,933 and 1,934, over half the cattle in the Maasai reserve died. हाय, बहुत दुख हो रहा है। Can you imagine? आपको ये लाइन में कहीं आपको पीड़ा, दुख, दर्द समझ आ रहा है? एक सर्वे किया गया 1930 में जिससे ये पता चला कि पहले जो मसाई थे, पहले जो मसाई कम्युनिटी थी केन्या में, वहां पर जो उनके पास कैटल्स होती थी, उनके पास जो कैटल की संख्या थी वो 7,20,000 थी, ठीक है। उनके पास जो पहले कैटल्स की संख्या थी वो 7,20,000 थी। पहले उनके पास जो कैटल की संख्या थी वो 7,20,000 थी। शीप्स की संख्या 8,20,000 थी। कैटल्स की संख्या 7,20,000, शीप्स की संख्या 8,20,000, डंकीज की संख्या 1,71,000। वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है भाई, लाख, समझ रहे हैं, लाख। इन जस्ट 2 years ऑफ सीवियर ड्राउट, और जैसे ही ड्राउट आता था, सीवियर ड्राउट, जस्ट 2 साल, ओवर हाफ द कैटल इन द मसाई रिजर्व डाइड, और बाकी जितना बचा सब मर गए, मसाई कैटल्स। तो अब आप सोचो कितनी ज्यादा किलिंग हुई यहाँ पर, मतलब कितने ज्यादा भूखमरी की वजह से मर गई कैटल्स मसाई की। As the area of grazing lands shrank, the adverse effect of the drought increased in intensity, ठीक है। The frequent bad years led to a steady decline to the animal stock of the pastoralist। इस वजह से pastoralist का जो animal stock था ना वो धड़ल्ले से नीचे आ गिरा। अब इतना मरे इनकी कैटल्स, तो यही होगा ना यार। Not all were equally affected। आप देखो,
नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई, ये लोग कहना ये चाह रहे हैं कि हर कोई इक्वली अफेक्ट नहीं हुआ था। कैसे? इन मसाई लैंड as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by changes in the colonial period. हर कोई मसाई लैंड में इक्वली अफेक्ट नहीं हुआ था, जो कि colonial period में ये सारे जो चेंजेस हो रहे थे उसकी वजह से। देखिए इसमें साफ साफ लिख रखा है कि इन प्री colonial टाइम्स, यानी कि ब्रिटिशर्स से आने के पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले मसाई सोसाइटी जो थी वो दो सोशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई थी। ठीक है, मसाई सोसाइटी को दो सोशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। एक था एल्डर्स का और दूसरा था वॉरियर्स का। एल्डर्स मतलब बूढ़े और वॉरियर्स मतलब जवान। वॉरियर्स मतलब ऐसे भाई वॉरियर होते हैं ना भाई, जवान लोग हैं भाई, चुस्त दुरुस्त रहते हैं, तो उनको वॉरियर्स हैं, ठीक, जवान, ठीक। तो एल्डर्स मतलब बूढ़े लोग और वॉरियर्स मतलब जवान लोग। The elders formed the ruling group and met in periodic councils to decide on the affairs of community and settle disputes। मतलब कि क्या है कि जो एल्डर लोग होते थे, मतलब जो बूढ़े लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो लोग सारे डिसीजंस वगैरह लेते थे। जैसे होता है ना कि गांव में अगर कोई लीडर है, कोई सरपंच है, मुखिया है, तो बूढ़ा टाइप का रहेगा, उसकी बात सब मानेंगे। सिमिलरली जो यहाँ पर मसाई सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड किया गया था, तो जो एल्डर्स वाले थे वो सब डिसीजन मेकिंग का काम करते थे कि डिसीजंस वगैरह सब यही लेंगे, किसी की शादी वगैरह करवानी है, लफड़ा हो गया कोई, तो वो सब एल्डर्स संभालेंगे। ठीक है। The warriors consisted of younger people, जो यंगर लोग होते थे यानी कि जो युवा होते थे वो वॉरियर्स में आते थे। Mainly responsible for the protection of the tribe, वो क्या बोलते थे कि हाँ तुम अपनी प्रोटेक्शन करोगे, किसकी, ट्राइब की, तुम ट्राइब्स की प्रोटेक्शन करोगे। जैसे जो मसाई ट्राइब है उसकी क्या करोगे, प्रोटेक्शन करोगे। एल्डर लोग तो डिसीजन वगैरह वाला काम लेंगे, सारे अफेयर्स वगैरह सॉल्व करेंगे, लेकिन जो वॉरियर्स है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को क्या करेंगे, बचाएंगे। एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स, और रेड मारेंगे। रेड मतलब क्या कि जैसे कि उस टाइम पे क्या होता था, जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल वो उतना अमीर। सिमिलरली अगर किसी के पास ज्यादा कैटल है तो उसके यहाँ पे रेड मार के उसको चुरा लेने का है ना यार, अपने पास ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो बैरियर्स होते थे वो भाई यंग लोग होते थे कि जी हाँ हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। इसका मतलब वो जाते थे रेड मार के आते थे, और जिसके पास ज्यादा एनिमल्स है ना उसके एनिमल चुरा के लेकर आते थे। और अगर मान लो किसी ने भेजा कि भाई मर्दाना अपना प्रूव करके आओ, अगर नहीं लेकर आ पाए हो एनिमल्स तो इसका मतलब फिर तू मर्द नहीं है। इसका मतलब अगर आप एनिमल्स लेकर के आ गए हो तो इसका मतलब आपने अपनी मैनलीनेस प्रूव कर दी, आपने अपनी मर्दानगी प्रूव कर दी। और अगर आप नहीं लेकर के आ पा रहे हो तो मतलब आपने नहीं प्रूव करी, सीधी सी बात है। It is through raids that the power of different pastoral groups were asserted, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा एनिमल्स वो उतना ज्यादा अमीर। इस वजह से क्या करते थे कि एनिमल्स पे रेड मार लेते थे कि उसके एनिमल चुरा के लाओ, उसके पास बहुत ज्यादा एनिमल है, अपने पास लेकर आओ, हम अमीर हो जाएंगे। Young men came to be recognized as member of the warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars, यानी कि जो लोग अपनी मर्दानी को प्रूव कर देते थे यस आई एम मर्द, वो लोग क्या करते थे, वॉर में पार्टिसिपेट करके। प्रूव कैसे करते थे, वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, लड़ाई झगड़े में। उसके बाद जो बाकी दूसरी पेस्टोरल कम्युनिटी की जो एनिमल्स हैं वो चुरा करके लाते थे, बिना मारपीट किए। तो चुरा करके जब चुपके चुरा करके लाते थे ना, तो इससे होता था कि हाँ ये अपनी मर्दानगी प्रूव कर लिया, तो उसको इस वॉरियर क्लास में रख लिया जाता था। अब क्या है, अब उसके आगे है कि they however were subjected to the authority of the elders, इनको एल्डर्स की मतलब इनको एल्डर्स से अथॉरिटी लेनी पड़ती थी। ठीक है, देखिए ऐसे ही होते थे मसाई कम्युनिटी के लोग, इतने काले काले, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोग हैं। To administer the affairs of the Maasai, The British introduced a series of measures that had important implications। मतलब कि क्या कि अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ मेजर्स इसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से पहले सोसाइटी थी कि एक एल्डर्स वाली है, एक वॉरियर्स वाली है। ब्रिटिशर्स है तो उन्होंने क्या किया, दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई। अब मसाई में भी बहुत सारे सब ग्रुप्स आ गए, जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू में भी बहुत सारी कास्ट है, कोई तिवारी है, कोई पंडित है, कोई त्रिपाठी है, कोई मिश्रा है, कोई मान लीजिए चौहान है, कोई पाठक है, तो अलग अलग कास्ट है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है कि इसमें भी क्या है कि मसाई कम्युनिटी थी एक, उसमें जो अलग अलग सब ग्रुप थे, मसाई तो एक ग्रुप हो गया, उसमें जो सब ग्रुप्स थे, जैसे हिंदू तो एक ग्रुप हो गया, उसमें जो अलग अलग जातियां हैं, अगर उनका एक एक आपने हेड बना रखा है, तो वही चीज है यहाँ मसाई ग्रुप था, उसके जो सब ग्रुप्स थे उनका एक एक चीफ अपॉइंट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, who were made responsible for the affairs of the tribe, जो कि अपनी ट्राइब के भैया तुम अपनी ट्राइब की देखरेख करोगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ के चीफ बने हो
तो द ब्रिटिश इम्पोज्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रीडिंग एंड वारफेयर, यानी कि ये जो बोलते थे ब्रिटिशर्स के अच्छे जो मर्द थे ना, अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, अगर रेड अब मारी ना, अब किसी के एनिमल चुरा करके लाए ना, तो पिटोगे भाई, तुम्हारी सारी मर्दानगी उतार देंगे। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors were adversely affected, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो अथॉरिटी थी वॉरियर्स की और एल्डर्स की, वो उन पे अफेक्ट पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चीफ अपॉइंट कर दिया। ठीक, द चीफ्स अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम, इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। भाई ब्रिटिशर्स का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, इसका फायदा उठाने का है ना यार। So they had a regular income with which they had could buy animals. अब इनको रेगुलर इनकम मिलती थी, जिससे क्या करते थे, एनिमल्स वगैरह खरीद देते थे, साथ में गुड्स और लैंड ये सारे खरीदने का काम करते थे, मतलब रिच हो रहे थे धीरे धीरे। और दे लेंड मनी टू पुअर नेबर्स हु नीडेड कैश टू पे टैक्सेस, और जो पुअर नेबर होते थे, जो गरीब इनके पड़ोसी वगैरह होते थे, जिनको टैक्स वैक्स पे करने के लिए कैश चाहिए होता था, उनको वो पैसे भी देते थे उधार। Many of them began living in towns, बहुत लोग सिटीज वगैरह में, टाउन्स वगैरह में सेटल हो गए। ठीक, उसके बाद क्या है, एंड बिकम इन्वॉल्व इन ट्रेड, और फिर ट्रेडिंग में ये लोग इन्वॉल्व हो गए। Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals. अब भाई अपना जो ट्रेडिशनल धंधा है उसको नहीं छोड़ने का, ये तो मुफरी कमाई कर रहे हैं ना, ये तो काला धन है अपना, ये तो मुफरी कमाई कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी औरतें होती थी, बच्चे होते थे, वो गाँव में ही रहते थे। ये लोग तो शहर में आकर के बस गए, औरतें और बच्चे गाँव में ही रहते थे, क्योंकि जानवरों को कौन दिखेगा भाई, तो जो ट्रेडिशनल काम है ना वो नहीं छोड़ने का है। These chiefs managed to survive the devastations of war and drought. और इन चीफ्स को मैनेज करना होता था कि वॉर का सब कैसे कुछ होगा, वॉर कैसे होगा, ड्राउट वगैरह सब कैसे करा जाएगा। They had both pastoral and not pastoral income. इनके पास pastoral income भी आती थी, ठीक है, और नॉन पेस्टोरल इनकम भी आती थी, एंड कुड बाय एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड, और जब स्टॉक गिरने लगता था तो ये एनिमल्स को भी खरीद लेते थे। ठीक, बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पैस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेड ओनली ऑन देयर लाइफ स्टॉक वाज डिफरेंट। अब यहाँ बात किसके कर रहे हैं, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, यानी कि सब पे अफेक्ट नहीं पड़ा था। ये लोग भी तो पैस्टोरलिस्ट थे, लेकिन इनको चीफ अपॉइंट कर लिया गया था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल रहा था, दैट्स व्हाई ये लोग अमीर थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अफेक्ट अमीर आदमी नहीं हुआ, वो तो सब कुछ खरीद ले रहा है, उसका स्टॉक गिर रहा है तो वो खरीद ले रहा है, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो उसके पास पेस्टोरल इनकम भी है, नॉन पेस्टोरल इनकम भी है, तो रिच वाले को कोई दिक्कत नहीं है। जो पुअर कम्युनिटी थी उसको अफेक्ट हुआ, तो पूरा साउथ अफ्रीका नहीं अफेक्ट हो गया, साउथ अफ्रीका के पूरे पेस्टोरलिस्ट को अफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ जो गरीब थे, जो छोटे थे, उन पे ही अफेक्ट आया। देखिए क्या है, Most often they did not have the resource to tide over bad times. उनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो अपने बुरे समय में अपना गुजारा कर सके। In times of war and famine, they lost nearly everything. जब वॉर का टाइम होता था तो ये अपना सब कुछ खो देते थे। They had to go looking for work in the towns. और टाउन्स में काम ढूंढने के लिए लोग चले जाते थे। Some act out a living as charcoal burners. कुछ लोग चारकोल बर्नर के लिए काम वगैरह करते थे। Others did odd jobs. कुछ छोटी मोटी अजीब जॉब्स करते थे। The lucky could get more regular work in road or building constructions. जो लकी होते थे उनको रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रेगुलर काम मिल जाता था, जिससे उनकी इनकम भी रेगुलर रहती थी। ठीक है, The social changes in Maasai society occurred at two levels. जो सोशल चेंजेस आए जो मसाई सोसाइटी में, वो दो लेवल पे आए। पहला, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स was distributed through it did not break down entirely. मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो भाई यहाँ पे ट्रेडिशनल डिफरेंस था एज के बीच में, जो कि एल्डर्स का था और वॉरियर्स का था, कि भाई बूढ़े लोग एल्डर्स में आएंगे और जवान लोग वॉरियर्स में आएंगे, तो वो जो था ना उस पे अफेक्ट आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो चीफ अपॉइंट कर लिया, तो इनकी जो अथॉरिटी थी वो तो अब चली गई। थ्रू डिड इट नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली। ठीक है, सेकेंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पैस्टोरलिस्ट डेवलप, यानी कि एक नया डिस्टिंक्शन, एक नया डिफरेंस डेवलप हो गया गरीब और अमीर पैस्टोरलिस्ट के बीच में। ठीक है, कंक्लूजन, अब हम यहाँ पर आ गए अपने चैप्टर के कंक्लूजन पे, इसका सार क्या निकला, उपसंहार। So we see that pastoral communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern वर्ल्ड। तो जैसे कि हमने देखा कि वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है उस पर अफेक्ट आ रहा है। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। नए नए लॉज, नए नए बॉर्डर, उनके मूवमेंट का जो पैटर्न है उस पर अफेक्ट डाल रहे हैं। विद इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी, पैस्टोरलिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन सर्च ऑफ पास्चर्स।
जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं उनकी मूवमेंट पर, इस वजह से वो अपने पास्चर्स की सर्च में ज्यादा इधर उधर नहीं मूव कर पा रहे हैं। एज पास्चर लैंड डिसअपीयर ग्रेजिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे जैसे पास्चर लैंड खत्म होने लगती है, धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है, वैसे वैसे ग्रेजिंग उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। वाइल्ड पास्चर दैट रिमेन डिट्रॉयड थ्रू कंटिन्यूअस ओवरग्रेजिंग, यानी कि ऐसे पास्चर जो कि पूरे खराब हो जाते हैं, जिनकी क्वालिटी खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ग्रेजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। इस वजह से टाइम्स ऑफ ड्राउट बिकम टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और जब भाई ड्राउट आ जाता है तो टाइम्स ऑफ क्राइसिस मतलब कि कमी, भुखमरी, जिस वजह से कितने सारे कैटल्स मरे थे भाई, आधे हो गए थे पूरे। When cattle die in large numbers, बहुत ही large number में cattle मरती हैं, yet pastoralists to adopt to new times, they change the path of their annual movement, reduce their cattle number, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy and other forms of support that demand and a right management of forest and water resources। कुछ pastoralists क्या करते हैं, नए नए टाइम को adopt कर लेते हैं, नए जो मॉडर्न वर्ल्ड में चेंजेस हो रहा है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कुछ पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। कुछ पैस्टोरलिस्ट ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी एनुअल मूवमेंट, जो कि अपना पाथ ही चेंज कर लेते हैं। रिड्यूस देयर कैटल नंबर, अपनी कैटल्स का जो नंबर है उसको कम कर देते हैं, लाखों लाखों रखने के बजाय थोड़े मोटे नंबर्स में रखते हैं। प्रेस फॉर राइट्स टू एंटर न्यू एरियाज, यानी कि राइट की डिमांड करते हैं, राइट्स की डिमांड करते हैं कि हम नए एरियाज में एंटर करके अपनी ग्रेजिंग करवा सकें, इसकी डिमांड करते हैं। एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं फॉर रिलीफ, subsidy and other forms of support and demand a right in management of forest and water resources। और यानी कि उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना, उसके रिसोर्सेज पर हमें भी थोड़ा सा हक चाहिए, हमें हमारे कैटल्स को भाई ग्रेजिंग करवानी है, और साथ में वाटर रिसोर्सेज पर भी ये प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। पैस्टोरलिस्ट आर नॉट relics of the past, ठीक है। They are not people who have no place in the modern world। ये ऐसे लोग नहीं है जिनकी मॉडर्न जिंदगी में, मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world। बहुत सारे environmentalists हैं, ecologists हैं, जिनका ये कहना है कि हाँ, environmentalists हैं, economists हैं, जिनका ये कहना है कि नहीं, जो नोमैडिक लाइफ है, जो पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है, वो माउंटेन्स के एरियाज में, हिली एरियाज में और जो वर्ल्ड के ड्राई रीजन्स है उनके हिसाब से बिल्कुल ही सूटेबल है और परफेक्ट है। कि ठंडी में भाई नीचे रहेंगे, गर्मी में ऊपर रहेंगे, तो वो क्या है, परफेक्टली सूटेबल है। बहुत से ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनका ये कहना है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि हमने हमारे चैप्टर को कंप्लीटली कर लिया है फिनिश। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड को हमने देखा कि कैसे माउंटेन में कैसी कैसी पास्टोरल कम्युनिटीज है। इंडिया की बात करें तो माउंटेन्स में कैसे कैसे हैं, प्लेन्स में कैसे हैं, प्लेटूज में कैसे हैं, माउंटेन्स में और डेजर्ट्स में कैसे हैं, कौन कौन सी पास्टोरल कम्युनिटी है। और जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो कैसे कैसे अफेक्ट देखने को मिला इंडिया में, और सिमिलरली वही सेम इफेक्ट, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वही सेम इफेक्ट अफ्रीका में भी, अफ्रीका के पैस्टोरलिस्ट को भी देखने को मिला, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटीन्यूअस मूवमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि नोमैडिक ट्राइब्स जो थी, इनको नीड क्या थी, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने की, और साथ में इसके एडवांटेजेस क्या थे, इस कंटिन्यूअस मूवमेंट के एनवायरनमेंट में क्या एडवांटेजेस देखने को मिल रहे थे। तो देखिए, people who moved from one place to another as a community with all their belongings were called nomads। उनको क्या बोला जाता था, nomads बोला जाता था। बिल्कुल सही बात है। These nomads moved from place to place in search of food and a livelihood। The nomadic pastoralists had herds of goats and sheep or camels and cattle। Finding pasture for their herds was the main purpose of their constant मूवमेंट। यानी कि उनकी मूवमेंट का सबसे मेन कारण क्या था, सबसे मेन कारण ये था कि उनको पास्चर चाहिए होता था अपनी कैटल्स के लिए, अपनी हर्ड्स के लिए। The nomads moved between their summer and winter grazing routes। In winter, they usually lived on the low hills, and the dry scrub forest provided pasture for their herds। They lived on the low hills during winter, and high mountain were snow covered। As the high mountains were snow covered, क्योंकि ठंडियों में वो स्नो से कवर रहती थी। During summer, that is by the end of April, the nomads packed their belongings, round up their heads, and started trekking towards the northern mountains। As the snow melted, the mountains were converted into carpets of lush green
ग्रास, और गर्मियों में ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगते थे बिकॉज वहां की जो ग्रासेस थी पूरी लश ग्रीन हो जाती थी। दिस प्रोवाइड्स एम्पल पास्चर फॉर देयर हर्ड्स, ठीक है, एम्पल मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। The nomadic pastoralists thus moved annually between their summer and winter grazing rounds. When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas. The continuous movement of the nomads with their grazing herds ensured that the natural pastures were not overused. ठीक है, natural pasture का overuse नहीं करा जा रहा है, वो अपने आप से खुद से रिकवर हो जा रहे हैं, ठीक है। The movement allowed the grass and foliage, forage होगा यहाँ पे, foliage लिखा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पे हमारा होगा फोराज, ठीक है, फोराज मतलब चारा, ठीक है। तो ग्रास एंड फोराज टू ग्रो अगेन एंड दिस प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, डिस्कस व्हाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ब्राउट इन द फॉलोइंग लॉज, इन ईच केस एक्सप्लेन हाउ द लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट। देखिए हमने 4 केस पढ़े थे, तो हमें सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना है, तो देखते हैं। वेस्ट लैंड रूल्स, ठीक है, वेस्ट लैंड रूल्स मतलब कि उनको ऐसा लगता था कि ये जो लैंड्स है वो सभी क्या है, अनप्रोडक्टिव है, वो उन सारी लैंड्स को क्या बताते थे, वेस्ट लैंड बताते थे। Uncultivated land was taken over by the colonial government and given to selected individuals. This rule was called wasteland rules. It was brought into force during the mid 19th century. Some of the individuals who were given this land by the government were made headmen. This assured the colonial government and their loyalty and support. The wasteland that were taken over were actually grazing tracts used by the nomadic pastoralists. When this wasteland was brought under cultivation by the new owners, the pastoralists lost their grazing grounds and were put to a lot of hardship. Forest Act, सेकेंड वाला आता है फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। द colonial government passed the Indian Forest Act in 1865. This act was amended in the year 1878. Under this amendment, the forests were divided into 3 categories: rivers protected and village forest, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। The reserved forests were usually forests which produced commercially valuable timber. The Forest Act ensured that the total wealth of these forests could be enjoyed by the colonists alone, as no one was allowed access to these forests. Under this act, nomads were not allowed to graze their cattle in these forests. They had to get permit to graze their cattle in a few of these forests. If they overstayed their permit period, they were fined or punished. This left the nomads with no pasture of their herds. यानी कि अगर उनको एंटर भी करना होता तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। थर्ड क्या आता है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में क्या है, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act in the year 1871. The act marked communities of craftsmen, traders and pastoralists as criminal tribes. इस एक्ट के हिसाब से उन्होंने pastoralists को, craftsmen को, traders को criminal tribe डिक्लेयर कर दिया। These communities were forced to live only in notified villages settlements. When this act came into force, they needed a permit to move out this specified villages. The village police also kept a continuous watch over them. The moving nomads disturbed the colonists. They wanted the natives in fixed places with fixed rights so that they could be easily controlled. यही रीजन था ना कि अगर वो एक फिक्स जगह पर रहेंगे तो उनको इजीली कंट्रोल करा जाएगा, इजीली गवर्न किया जाएगा, बट अगर वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे तो उनको गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा। The Criminal Tribes Act was a great insult to the honest, hard-working nomads. Their entire way of life was affected. Grazing tax. Pastoralists had to pay taxes. अब देखो ये तो हो गया आपका तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। चौथा हो गया ग्रेजिंग टैक्स, उनको अब एनिमल्स पर भी टैक्स देना पड़ता था, ग्रेजिंग करानी तो टैक्स दो। Pastoralists had to pay tax for the animals they grazed on the pastures. This was called the grazing tax. The colonial government wanted to increase its revenue. Tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods, on animals and even on grazing, ठीक है। In the mid 19th century, grazing tax was introduced in most pastoral tracts of India. The pastoralist had to show a pass and pay tax to enter a grazing tract. अगर उन्हें grazing tract में enter करना है, grazing area में enter करना है तो उन्हें एक पास शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। He had to pay tax according to the number of cattle heads he had. This taxation was a terrible burden on the poor pastoralists. और जो गरीब होते थे उनके ऊपर ये बहुत ही बड़ा burden था। Question number 3 है, give reasons to explain why the Maasai community lost their grazing.
करना है कि क्यों उन्होंने अपनी ग्रेजिंग लैंड को खो दिया। The Maasais were a community of cattle herders. They lived primarily in East Africa. सबसे पहले हमें मसाई कम्युनिटी को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। They lived primarily in East Africa. There were 3 lakh Maasais in southern Kenya and 1,50,000 in Tanzania. The Maasais occupied a vast stretch of land from North Kenya to the steppes of northern Tanzania. The lush green grass of these steppes provided ample fodder for their herds. In the 19th century, European imperial power captured Africa and scrambled for territorial possessions. They drove up boundaries and took over the land that was hitherto occupied by the Maasais. The Maasai lost about 60% of their pre-colonial lands. ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनकी जितनी ग्रेजिंग लैंड थी उसका 60% उन्होंने खो दिया था. They were restricted to a dry zone with uncertain rainfall and poor pastures. ठीक है, the Maasais faced continuous loss of their grazing lands and this affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationship. The British colonial government in East Africa encouraged the local peasant community to expand cultivation. They just want cultivation. Soon pasture lands were turned into cultivated fields and the Maasai community yet again lost its grazing fields. Because of cultivation उन्होंने अपनी grazing fields को खो दिया, right? उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका The colonists also converted grazing land into game reserves. ठीक है, यानी कि पार्क वगैरह में कन्वर्ट कर दिया. The pastoralists were not allowed to enter these reserves. Thus, the grazing grounds of Maasais was once again confiscated. The Maasais were soon restricted to small areas. They could not hunt or graze their animals in the reserved areas. Due to the restriction to small areas, fodder becomes scarce. फॉडर की कमी हो गई, चारे की कमी हो गई. लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज. ठीक है, सेक्शन 4 पे है there are many similarities in the way in which the modern world force changes in the lives of pastoral communities in India and East Africa. Write about any 2 examples of changes which were similar for Indian pastoralists and the Maasai herders. तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें पेस्टोरल कम्युनिटीज यानी कि इंडिया में और ईस्ट अफ्रीका में जैसे पेस्टोरल कम्युनिटी पे अफेक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. तो कोई हमें सिमिलरिटीज बतानी है, कोई 2 एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें क्या हो सिमिलरिटी हो इंडिया में भी और अफ्रीका में भी. तो ए में देखते हैं इन इंडिया. By the mid-19th century, various forest acts were passed. Through these acts, some forests which produced commercially valuable timber like deodar and sal were declared reserved. No pastoralists was allowed to access to these forests. In protected forests, some customary rights of the pastoralists were granted, but their movement was restricted. In Maasai land, large areas of grazing land were turned into game reserves. Pastoralists could not enter the reserves. They could neither hunt animals or graze their lands. ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि इंडिया में जैसे हुआ कि रिजर्व कर लिया गया, जहाँ पे देवदार के पेड़ होते थे, साल के पेड़ होते थे, उनको रिजर्व बता दिया गया और साथ में प्रोटेक्टेड वाले के यहाँ पर भी उनको कुछ लिमिटेशंस में रहना था. सिमिलरली मसाई लैंड में भी यही हुआ कि उनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी उसको गेम रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, वहां पर आप नहीं घुस सकते. बी में क्या है? Forest Act changed the lives of the pastoralists. They could not enter many forests which had earlier provided forage for their cattle. ठीक है, pastoralists जो थे वो किसी बहुत सारे जंगल्स में नहीं जा सकते थे जो कि पहले उनके लिए उनके कैटल के लिए पहले जो चारा देते थे. They needed a permit for entry. उन्हें एंट्री के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी. Their entry and departure was specified and the number of days they could spend in the forest was limited. कितने दिन रहना है, कितना रहना है, कितना चलाना है, वो सब कुछ लिमिटेड था. The pastoral group in Africa were forced to stay within the limits of the reserves. Similarly, अफ्रीका पे भी क्या हुआ? लिमिटेशंस, बाउंड्री बना दी है कि इसके पार उधर नहीं जाना है, इतने में ही सिर्फ तुमको करना है कि तुम्हारी लिमिट है, उससे अगर क्रॉस करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. They could not move out with their stock without special permits. It was difficult to get permits. यहाँ पे क्या बोल रहा है? It was difficult to get permits, यानी कि बिना हरास किए, बिना ट्रबल में डाले परमिशन नहीं मिलती थी. So this is our question answer. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत.